हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम चालू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। कौन से? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, और दूसरा वाला कौन सा? रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एज आई सेड इन माय प्रीवियस लेक्चर दैट कि मैंने पोल डाले थे यूट्यूब कम्युनिटी पे, और वो यूट्यूब कम्युनिटी पे क्या आया है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी सर पहले किया जाए, बाद में दूसरे चैप्टर्स देखे जाए। तो हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी तो चालू कर दिया है और 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो चैनल पे जाके वो देख लो, प्लेलिस्ट है, पूरी प्लेलिस्ट की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं वहां से। उसके बाद हमने ये नया चैप्टर चालू करा जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। अगर आप नए होंगे मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको समझ में आए कि कैसे चल रहा है और क्या चल रहा है और कैसे सर का पढ़ाना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो बॉडी में नहीं चाहिए, हमको बॉडी के बाहर निकालना है। बॉडी के अंदर वो एक्सक्रीट मटेरियल है। एक्सक्रीट मटेरियल मतलब सही मटेरियल नहीं है, अच्छा मटेरियल नहीं है, गंदा मटेरियल है, हमको उसकी गरज नहीं है। इसलिए वो प्रोडक्ट्स को हमको क्या करना है? एलिमिनेट करना है। ये एक ह्यूमन फिजियोलॉजी में आता है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आने की वजह से हम ये चैप्टर को ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाल देते हैं। तो ये एक्सक्रीशन ऐसा चैप्टर है। तो क्या क्या है इसमें, हम पॉइंट वाइज देख लेंगे कि क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले क्या है? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड ये मेजर फॉर्म है नाइट्रोजीनियस वेस्ट के। किसके? नाइट्रोजीनियस वेस्ट के। कौन? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ये क्या है? मेजर फॉर्म है। क्या है? मेजर फॉर्म है। किसके? नाइट्रोजीनियस वेस्ट के। मतलब जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उसके ये क्या है? मेजर फॉर्म है, मतलब मेन कंपोनेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या बोले हुआ इन्होंने? अमोनिया की बात की है। किसकी बात की है? अमोनिया। अब ये अमोनिया क्या है? मोर टॉक्सिक है। क्या है? मोर टॉक्सिक है। मतलब यूरिया और यूरिक एसिड से ज्यादा टॉक्सिक कौन है? अमोनिया है। ठीक है। रिक्वायर्ड मोर वाटर फॉर एलिमिनेशन। मतलब अमोनिया को ज्यादा पानी लगता है एज कंपेयर टू यूरिया एंड यूरिक एसिड। मतलब जो अमोनिया है उसको ज्यादा वाटर लगेगा बॉडी से बाहर करने के लिए। क्यों ज्यादा वाटर लगेगा? क्योंकि ये मोर टॉक्सिक है, ज्यादा टॉक्सिक है, इसीलिए इसको हम ज्यादा वाटर लगेगा। तो इसमें कौन कौन आता है? एक्वेटिक अम्फीबियन, बोनी फिशेस और एक्वेटिक इंसेक्ट। मतलब सिंपल है कि यहाँ पर एक्वेटिक अम्फीबियन आएंगे, बोनी फिशेस आएंगे और एक्वेटिक इंसेक्ट आएंगे। मतलब जो पानी में ऑलरेडी रह रहे हैं वो यहाँ पर अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे। क्या करेंगे? अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि इनको पानी की बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। मतलब ये पानी जहां पर रह रहे हैं वहां पर पानी की बहुत ज्यादा सप्लाई है, इसलिए ये अमोनिया डायरेक्टली क्या कर देंगे? बाहर निकाल लेंगे। ठीक है। उसके बाद अमोनियटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म। ये क्या है? ये कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है। सो अमोनियटेलिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को बॉडी के बाहर डालते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिज्म एनिमल। इसमें कौन कौन आएगा? फिशेस, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। फिशेस आएंगे, फिशेस मतलब कौन? जो मछलियां हैं वो आएंगे, और एक्वेटिक लाइफ फॉर्म आएंगे। इतना समझ में आया? ठीक है। उसके बाद यूरियोटेलिज्म। अब यूरियोटेलिज्म मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो यूरिया को एक्सक्रीट कर रहे हैं। किसको एक्सक्रीट कर रहे हैं? यूरिया को एक्सक्रीट कर रहे हैं। ठीक है। जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं उनको क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिज्म। ठीक है। यूरियोटेलिज्म में कौन कौन आएगा? मैमल्स आएंगे और टेरिस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स आएगा। कौन आएगा? टेरिस्ट्रियल लाइफ फॉर्म। इतना समझ में आया? वेरी गुड। मतलब इसमें क्या क्या आएंगे? मैमल्स आएंगे। मैमल्स मतलब वो एनिमल जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको हम मैमल्स बोलते हैं। ठीक है। लाइक मंकी हो गया, ह्यूमन बींग हो गया, और चीता हो गया वगैरह। जो भी एनिमल अपने बच्चों को दूध पिला के बड़ा करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मैमल्स बोलते हैं। और टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म मतलब जो जंगल में रहते हैं वो क्या करेंगे? यूरिया और टेलिज्म रहेंगे, मतलब यूरिया को एक्सक्रीट करेंगे। यूरिया को एक्सक्रीट करेंगे। ठीक है। उसके बाद यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म मतलब जो यूरिक एसिड क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? यूरिकोटेलिज्म। अब यूरिकोटेलिज्म में कौन आता? स्पेशली बर्ड्स आते हैं। बर्ड्स मतलब ये ईव्स है। ईव्स मतलब जो हवा में उड़ते हैं वो आते हैं, क्योंकि इनको पानी ज्यादा मिलेगा नहीं। ठीक है। और पानी ज्यादा नहीं मिलेगा पीने के लिए, मतलब उनके बॉडी में पानी कम रहेगा, इसलिए यहाँ पर हम बर्ड्स क्या करते हैं? यूरिकोटेलिज्म करते हैं। ये इवोल्यूशन है हुआ है वैसा उनका। समझ में आया? इवोल्यूशन वैसा हुआ है उनका। एक बार मैं देख लेता हूँ कैमरे में आ रहा है कि
हाँ आ तो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है इतने प्रॉपरली। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा इस चीज का। ठीक है, इतना समझ में आया। मिटा दिया जाए, ये आगे का पढ़ा जाए। ठीक है, मिटा देता। एक और चीज एकदम सिंपल याद रख लो आप, कि ये चीज याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए भी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट बोल के, आप इसको नोट कर लेना। यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया। ठीक है, टॉक्सिक। ठीक है, सबसे ज्यादा अमोनिया रहेगा टॉक्सिक, उसके बाद उससे ज्यादा उससे कम यूरिया रहेगा, और सबसे कम यूरिक एसिड रहेगा। ठीक है, अब एक और चीज याद रखो, जो यूरिक एसिड है उसको लेस वाटर लगेगा एक्सक्रीट करने को, इसको मीडियम वाटर लगेगा। कैसा वाटर लगेगा? मीडियम। और इसको मोर वाटर लगेगा। ठीक है, ये तो याद ही रख सकते हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाटर और टॉक्सिसिटी। समझ में आए? गुड। अभी यूरिक एसिड क्या है? सबसे ज्यादा, सबसे कम टॉक्सिक है। इतना समझ में आया? उसके बाद यूरिया उससे थोड़ा कम टॉक्सिक है, और अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। ठीक है, अमोनिया को बहुत ज्यादा पानी लगेगा एक्सक्रीट करने के वास्ते, यूरिया को थोड़ा अमोनिया से कम लगेगा और यूरिक एसिड से ज्यादा लगेगा। वेर एज यूरिक एसिड को सबसे कम पानी लगेगा एक्सक्रीट करने। ठीक है, इतना समझ में आए? आगे चला जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है एनिमल एंड देयर एक्सक्रीशन। मतलब वेरियस एनिमल्स जो है वो देखेंगे हम, और उनके एक्सक्रीशन देखेंगे हम। ठीक है, वेरियस एनिमल्स और उनके एक्सक्रीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में यहाँ से क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। तो फ्लैम सेल और प्रोटोनेफ्रिडा। फ्लाम सेल और प्रोटोनेफ्रिडा का मतलब क्या है? कि ये एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है प्लाटी हेलमेंथिस में। किसमें? प्लाटी हेलमेंथिस। अब ये प्लाटी हेलमेंथिस क्या है? ये प्लाटी हेलमेंथिस एक किंगडम है जो हम एनिमल किंगडम में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन प्लाटी हेलमेंथिस में कौन कौन आता? प्लैनेरिया आता, रोटीफर्स आते, और सब एनिलिड्स। मतलब प्लैनेरिया आता इसमें, इसमें फ्लाम सेल और नेफेरिडा में, प्रोटोनेफ्रिडा में, और रोटीफर्स आते, सम एनिलिड्स आते, और सिफालोकॉर्डाट्स आते। सिफालोकॉर्डाट्स में भी कौन? एम्फी ऑक्सिस नाम का एक एनिमल रहता, वो आता है इसमें। ये याद ही करना है आपको, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये किसमें आते हैं? ये फ्लाम सेल और प्रोटोनेफेरिडा, इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन रहते हैं, या फिर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर रहते हैं, जो क्या काम करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, और ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब वेरियस तरह के जो ये रहते हैं अपने बॉडी के अंदर, Na Ca+, मतलब जो फ्लेक्सेस रहते हैं, उनको ये क्या करता? ये रेगुलेट करने का काम करता। कौन? फ्लामसेल और प्रोटोनेफ्रिडा। और आयोनिक और फ्लूइड वैल्यूम भी रेगुलेट करता, मतलब बैलेंस करने का काम करता। कौन से एनिमल्स में? एक है प्लैथीहेल्मिन्थिस, स्पेशली प्लैथीहेल्मिन्थिस में। प्लैथीहेल्मिन्थिस में प्लैनेरिया आता, और रोटीफर्स आते, मतलब ये एक एनिमल का टाइप है। सम एनिलिड्स आते, और सिफालोकॉर्डाट्स आते। ठीक है, और ये क्या काम करता है? ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। ठीक है, प्लांट सेल समझ में आया? गुड। ये याद करना है आपको, याद कर लेना इसको। ठीक है, उसके बाद नेफ्रिडा। अब ये नेफ्रिडा क्या है? ये ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। जमा तो मैं डायग्राम आपको यहाँ पर बता दूंगा, देख लेना। ठीक है, अर्थवॉर्म। क्या? अर्थवॉर्म। अब ये अर्थवॉर्म इसमें आता है। अर्थवॉर्म में क्या रहता? नेफ्रिडा रहता। और एनिलिडा, मतलब ये किंगडम है, एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे हम। ठीक है, सो एनिलिडा भी इसमें आता है। इसका काम क्या है? रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब यहाँ पर भी ये क्या काम करता है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बाहर निकालने का काम करता है, और ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम ये करता है। उसके बाद ग्रीन ग्लैंड और एंटीनियल ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड मतलब वो भी बता दूंगा मैं, ग्रीन ग्लैंड कैसी रहती। और एंटीनियल ग्लैंड इसका दूसरा नाम है। ये कहाँ पर देखने को मिलता है अपने को? प्रॉन्स में। प्रॉन्स मतलब वो रहते नहीं क्या ऐसे बड़े बड़े प्रॉन्स, वो भी दिखा दूंगा मैं जमा तो आपको डायग्राम में, वो देख लेना। डायग्राम में मतलब यहाँ पर लगा दूंगा, वो एक फोटो लगा दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं ये मिटा देता हूँ। एक और बाकी है हमारा, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको हम मालपीजियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो मेरे साथ, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल। मतलब हमने कितने स्ट्रक्चर देख लिया? प्लांट सेल देख लिया,
नेफेरिडा देख लिया, प्रोटो और ग्रीन ग्लैंड देख लिया, और क्या देखा हमने, माल्पीजियम ट्यूब्यूल देखने वाले हैं। ठीक है, तो माल्पीजियम ट्यूब्यूल, माल्पीजियम ट्यूब्यूल क्या रहता, माल्पीजियम ट्यूब्यूल ये हमको कहां पर देखने को मिलता, ये हमको देखने को मिलता स्पेशली आर्थ्रोपोड्स में। कहां पर, आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स ये क्या है, किंगडम है जिसमें पूरे इंसेक्ट आते हैं, क्या आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं। जितने भी इंसेक्ट है उसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, माल्पीजियम ट्यूब्यूल्स। कुछ कुछ इंसेक्ट्स के एक्सेप्शन रह सकते हैं, लेकिन प्राइमरी हमको माल्पीजियम ट्यूब्यूल्स का देखने को मिलेंगे आर्थ्रोपोड में, इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़ों में हमको ये देखने को मिलेंगे। ये भी क्या काम करते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बाहर निकालने का काम करते हैं। नाइट्रोजीनियस वेस्ट कितने टाइप के रहते हैं वो पहले पढ़ लिया हमने, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन रहता है, अमोनिया रहता है, फिर उससे कम टॉक्सिक कौन रहता है, यूरिया रहता है, और सबसे कम टॉक्सिक कौन रहता है, यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक रहता है। ये याद रखो। तो ये इनका काम भी क्या है, माल्पीजियम ट्यूब्यूल का नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बाहर निकालना। आर्थ्रोपोड्स मतलब एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, कॉकरोच, याद रखो कॉकरोच, इसमें क्या रहती है, मार्फिजियन ट्यूब्यूल रहती है। ठीक है, समझ में आया, गुड। उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं कि ह्यूमन बींग में क्या रहता है। ह्यूमन बींग में क्या रहता, बोल सकते हैं आप, ह्यूमन बींग में अ पेयर ऑफ किडनी रहती, क्या रहती है, अ पेयर ऑफ किडनी। मतलब यहाँ पर अपने को किडनी देखने को मिल सकती, और मैमल्स में भी हमको जनरली क्या देखने को मिलता, किडनी ही, पेयर ऑफ किडनी ही देखने को मिलता है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। कहाँ तक कंप्लीट कर लिया हमने, हमने बेसिक्स देखी है, नाइट्रोजनियस वेस्ट कैसे रहते, और हमने क्या देखे उसके बाद फिर अलग अलग एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होता वो भी हमने देख लिया, मतलब जो स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से। ठीक है, तो हम आज सेकंड वीडियो में क्या देखने वाले हैं, या फिर सेकंड लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, आज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने वाले हैं। मतलब अब यहाँ से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, ह्यूमन का स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें नीट में ज्यादा वेटेज दिया जाता है, नीट में इसमें ज्यादा वेटेज दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमन का है और हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पर ज्यादा वो क्या रहेगा, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम तो पहले वीडियो में देख लिया हमने। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब क्या, जो वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी में, जो काम के नहीं है, वो बाहर निकालना। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये देख लिया हमने। तो अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में, अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या रहता, यहाँ पर हम वो देख लेते हैं। तो मैं वीडियो के इधर आपको किडनी और वगैरह सबका फोटो डाल दूंगा, आपने वो देख लेना है अच्छे से। ठीक है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या कंसिस्ट करता है, क्या क्या रहता है। तो सबसे पहले पेयर ऑफ किडनी। अब पेयर ऑफ किडनी मतलब दो किडनी देखने को मिलेंगे हमको क्या देखने को मिलेगा, दो पेयर ऑफ किडनी देखने को मिलेंगी। पेयर ऑफ यूरेटर, मतलब पेयर ऑफ यूरेटर किडनी से जुड़ी हुई रहती, वो यहाँ पर देख लेना आपने कैसी रहती, पेयर ऑफ यूरेटर मतलब किडनी से कैसे जुड़े हुई रहती। उसके बाद हमको यूरिनरी ब्लैडर देखने को मिलेगा। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, जहां पर जो यूरिन है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलती है बॉडी से, तो वो यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, अपने अंदर यूरिन को कलेक्ट करने का काम करेगा। उसके बाद यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा क्या रहता कि यूरिनरी ब्लैडर से बाहर की तरफ निकालने का काम यूरेथ्रा का रहता, यूरिन को बाहर निकालने का काम। सो ये चार जो रहते, ये हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में पार्ट लेते। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद अब हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे कि अब चलो भाई किडनी कैसी रहती वो देखते हैं। तो किडनी क्या रहती, किडनी रेडिश ब्राउन कलर की रहती। कैसी रहती, रेड और ब्राउन कलर की किडनी रहती है हमारी। ठीक है, और बीन शेप की रहती। कैसे शेप की रहती, बीन शेप, मतलब ये ऐसे शेप की हमको किडनी देखने को मिलेगी। मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है तो आप वो टॉलरेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बीन शेप की किडनी हमको देखने को मिलती है। अब देखो इसका सिचुएशन क्या है, सिचुएटेड इन लास्ट थोरेसिक, क्या, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टेब्रा। अब लास्ट थोरेसिक मतलब जो थोरेसिक वर्टेब्रा है अपने, मतलब जो पीछे रहते हैं, उसके लास्ट थोरेसिक वर्टेब्रा और थर्ड लंबर वर्टेब्रा के बीच में किडनी हमारी सिचुएटेड रहती। कहां पर रहती, क्लोज टू द डॉर्सल। डॉर्सल मतलब पीछे के साइड में। कहां पर, पीछे के साइड में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं कि वो किडनी सामने रहती, बट एक्चुअली किडनी कहां पर रहती, कहां पर बताई गई है, डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड मतलब पीछे के साइड में। ओके, इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, मतलब जो इनर वॉल रहती है एब्डोमिनल कैविटी की, वहां पर हमको ये देखने को मिलती है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद किडनी ऑफ अडल्ट ह्यूमन, मतलब जो अडल्ट ह्यूमन बीइंग है, मतलब एक जो 19 से लेकर
55 साल के बीच में जो ह्यूमन बीइंग रहते हैं उनकी किडनी का लेंथ क्या रहती, तो 10.12 सेंटीमीटर। अब 10 से लेके 12 सेंटीमीटर तक, अब 10 से लेके 12 सेंटीमीटर कैसा रहेगा, एक स्केल रहेगी और वो स्केल पे देख लेना आपने 10 और 10 से लेके 12 सेंटीमीटर कितना बड़ा रहता, तो उतने डायमीटर की ये रह सकती, उतने लेंथ की ये हो सकती। उसके बाद इसकी विड्थ कितनी रहती, 2 से 3 सेंटीमीटर की। कितनी विड्थ रहेगी इसकी, 2 से 3 सेंटीमीटर की। उसके बाद इसका वेट कितना रहेगा, 120 से 170 ग्राम। ग्राम, हाँ, किलो नहीं तो आप किलो और ग्राम में कंफ्यूज कर देंगे, ग्राम, ठीक है। उसके बाद इसकी थिकनेस मतलब इसकी जो मोटाई रहती वो कितनी रहती, 2 से 3 सेंटीमीटर रहती। ठीक है, समझ में आ गया आपको, इतना मिटा दिया जाए। एक बार ये कॉपी कर लो आप, मतलब लिख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सो नेक्स्ट में क्या देखने वाले हैं हम। अब यहाँ पर हमने क्या देख लिया, बेसिक्स तो देख लिया, किडनी रहती, यूरिनरी ब्लैडर रहता, यूरेटर्स रहते और यूरेथरा रहता, ठीक है। यहाँ तक हमने अब देख लिया। उसके आगे क्या है कि अब किडनी का स्ट्रक्चर देखेंगे हम। अब किडनी में क्या क्या रहता है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो क्या क्या है किडनी में, टुवर्ड द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी, मतलब इनका बोलना क्या है देखो कि टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी, मतलब हम इनर कॉन्केव सरफेस किडनी के अंदर अगर देखे जाएंगे, यहाँ पर मैं डायग्राम डाल दूंगा, आपने वो देख लेना कि टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस, मतलब कॉन्केव सरफेस के, कैसे सरफेस के, कॉन्केव सरफेस के। कॉन्केव मतलब ये ऐसा ऐसा सरफेस, ठीक है, ये ऐसा सरफेस, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्केव सरफेस बोलते हैं, ठीक है। सो क्या बोलना है इनका कि टुवर्ड द कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी, मतलब कॉन्केव सरफेस की तरफ किडनी के हाइलम रहता, क्या रहता, हाइलम रहता। अब ये एक पार्ट का नाम है हाइलम, वो आपको मैं डायग्राम में बहुत अच्छे से दिख जाएगा वो कैसा रहता, तो हाइलम, ठीक है। सो हाइलम रहता, वो प्लेस टू सेंटर, मतलब ये कहां पर रहता, सेंटर में प्लेस रहता। किसके सेंटर में प्लेस रहता, किडनी के सेंटर में प्लेस रहता। ये किडनी है, ठीक है, किडनी के सेंटर में प्लेस क्या है, क्या है किडनी के सेंटर में प्लेस, बोलो, हाइलम है। क्या है, हाइलम है। अब हाइलम का काम क्या है, देखो कि हाइलम का काम है यूरेटर। अब हमने देखा था किडनी में एक्सक्रीटरी पार्ट में यूरेटर रहता है, तो यूरेटर ब्लड मतलब खून, वेसल्स ब्लड वेसल्स मतलब जो ब्लड वेसल्स रहते हैं वो, नर्व्स, नर्व्स मतलब जो ब्रेन को सप्लाई करते हैं उनको हम नर्व्स बोलते हैं। वो भी पढ़ने वाले हैं हम नर्वस सिस्टम में बहुत अच्छे से, क्या क्या रहता है और क्या क्या नहीं रहता। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ से जो हाइलम है वहां से किसकी एंट्री होती, एंट्री मतलब वो किडनी के अंदर जाते हैं, कौन जाते हैं, नर्व्स जाते, ब्लड वेसल जाते, और कौन जाते, और यहाँ पर हमको देवा है कि यूरेटर भी वहां से जाता है और एंट्री करता है और एग्जिट करता है। एंट्री और एग्जिट मतलब जहां से रहा है किडनी के अंदर वहीं से वो निकल भी सकता है। कौन कौन, ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड जहां से जाता है वो, और क्या यहाँ पर नर्व्स और यूरेटर। इतना समझ में आ गया। हाइलम क्या है, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ किडनी, मतलब किडनी के अंदर जाने का रास्ता और बाहर निकलने के रास्ते को हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। याद रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट का क्वेश्चन है, याद रखिए। 2025 में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद इनर टू हाइलम, मतलब हाइलम के अंदर ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर, ब्रॉड फनल स्टेप स्पेस, मतलब ब्रॉड फनल के जैसा एक शेप रहता। फनल मतलब क्या होता, इसको हम फनल बोलते, देखो इसको फनल बोलते, जिससे रॉकेल, जो रॉकेल रहता है नहीं क्या, वो डालते थे हम पहले। आप अगर आपको पहले पता होगा फनल क्या रहता तो आपको याद होगा। फनल मतलब एक चन्नी जैसा, क्या, एक चन्नी जैसा स्ट्रक्चर रहता। कैसा रहता, एक फनल शेप स्ट्रक्चर रहता, फनल शेप स्पेस रहता। रीनल पेल्विस विथ प्रोजेक्शन, मतलब प्रोजेक्शन भी हमको रीनल पेल्विस में देखने को मिलता है। इसको हम रीनल पेल्विस ऐसा नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, रीनल पेल्विस। मैं आपको डायग्राम में बहुत अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आउटर लेयर ऑफ किडनी, मतलब जो आउटर लेयर है किडनी की, अब जो बाहर की लेवल है किडनी की, जो बाहर की लेयर है किडनी की, उसको एक टफ कैप्सूल से बनी हुई रहती। कैसी कैप्सूल से बनी हुई रहती, टफ कैप्सूल से बनी हुई रहती। और इनसाइड किडनी 2 जोन्स, मतलब किडनी के अंदर 2 जोन्स बने हुए रहते। आउटर जोन को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, और इनर जोन को हम मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेडुला। यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता,
कहीं पर भी अगर कॉर्टेक्स आया तो ऐसे समझना बाहर का लेयर, कहाँ का लेयर, बाहर का लेयर, ठीक है, बाहर का स्पेस या फिर लेयर। और जहां पर भी मेडुला आया, क्या आया, मेडुला, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर इसमें आता ही है। ये मिटा देता हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो जहां पर कॉर्टेक्स आया, क्या है, कॉर्टेक्स और मेडुला, इसको याद कैसा रखना है, मेडुला मिडल, ये चीज याद रखो, आपको याद रह जाएगा। मिडल मतलब अंदर का, ठीक है, मिडल मतलब अंदर का, समझ में आया अच्छे से एकदम, गुड। तो ये हो गया इनर, देखो हुआ क्या इनर, मिडल मतलब अंदर का, अंदर का, तो इससे क्या याद रखना है, मिडल यानी अंदर का मतलब इनर, ठीक है, ये हमसे याद रखना है मिडल। और कॉर्टेक्स मतलब आउटर, ये तो याद ही रहेगा, फिर ये याद हो गया तो ये याद होना ही है, सिंपल है क्या नहीं, गुड। तो ये दोनों टर्म जहां पर भी आए समझ जाना, मेडुला और कॉर्टेक्स, मेडुला मतलब अंदर का, कॉर्टेक्स मतलब बाहर का, हो गया, समझ में आ गया, गुड। सो किडनी में भी वही लॉ अप्लाई होता है कि आउटर कॉर्टेक्स, बाहर का कॉर्टेक्स रहता और इनर का क्या रहता, आप ही बोल दो मेरे को, मेडुला रहता, क्या रहता, मेडुला, ठीक है, समझ में आ गया। इसके आगे चला जाए, ठीक, ये मैं मिटा देता हूं, फिर हम थोड़ा इसके आगे देखेंगे क्या है और क्या नहीं। सो हम आखिरी का पोर्शन देख रहे हैं हमारा इस वीडियो का या फिर इस लेक्चर का, कि रीनल मेडुला क्या है। रीनल मेडुला डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कोनिकल मासेस कॉल्ड एज मेडुलरी पिरामिड। मतलब जो रीनल मेडुला है, अब मेडुला मैंने पिछले ही कुछ मिनटों में समझाया, मेडुला मतलब जो किडनी, मेडुला मतलब मिडल वाला, मेडुला मतलब मिडल वाला, अब मिडल वाला मतलब सेंटर का, मतलब इनर, कॉर्टेक्स मतलब आउटर, ठीक, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो मिडल पोर्शन जो है किडनी के अंदर वो डिवाइडेड रहता अ फ्यू कोनिकल मासेस में, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीनल, सॉरी मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलाइसिस, ये काय में प्रोजेक्ट करते हैं, बाद में कैलाइसिस में प्रोजेक्ट करते हैं। कैलाइसिस क्या रहता है ये आपको वीडियो में यहाँ पर मैं दिखा दूंगा कि कैलाइसिस क्या रहता है, ठीक है। उसके बाद रीनल कॉर्टेक्स, मतलब रीनल कॉर्टेक्स मतलब क्या, अभी अभी बताया मैंने, कॉर्टेक्स मतलब आउटर लेयर ऑफ किडनी, बताया था कि नहीं बताया था, हाँ। उसके बाद रीनल कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज अ रीनल कॉलम, क्या, रीनल कॉलम, जिसको क्या बोलते हैं हम, कॉलम ऑफ बर्टीनी, क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टीनी। नीट 2025 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कॉलम ऑफ बर्टीनी कहां पर रहता है। तो कॉलम ऑफ बर्टीनी कहां पर रहता है, कॉर्टेक्स में रहता है, और किसके बीच में रहता है, किसके बाहर रहता है, मेडुलरी पिरामिड के बाहर रहता है, ठीक है। और इसको हम रीनल कॉलम भी बोलते हैं और कॉलम ऑफ बर्टीनी भी बोल सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अगर वाइटल पार्ट इन नी, दैट इज नेफ्रॉन। क्या देखने वाले हैं आज, नेफ्रॉन के बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो नेफ्रॉन क्या रहता, नेफ्रॉन, वन किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन रहते, कितने मिलियन नेफ्रॉन रहते, 1 मिलियन। अब 1 मिलियन मतलब कितने नेफ्रॉन होंगे, कि देखो वन यहाँ पर दिख रहा है कि आपको, देखो 100, 100 को, 1000 को 1 के बोलते हैं आप, है कि 1000 को क्या बोलते हैं, 1 के, है कि। उसके बाद 10,000 को 10 के बोलेंगे, ठीक है, मतलब 10,000 को 10 के बोलेंगे। वेयर एज 1 लाख को, 1 लाख को क्या बोलेंगे हम, 1 लाख को क्या बोलेंगे, 100 के, ठीक है। और 10 लाख को क्या बोलेंगे, 1 मिलियन। तो मतलब एक किडनी में कितने वो रहेंगे, कितने नेफ्रॉन रहेंगे, 10 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में हमको देखने को मिलेंगे, कितने लाख, 10 लाख नेफ्रॉन हमको किडनी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कैसे रहते हैं, कॉम्प्लेक्स रहते हैं, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रहते हैं, कैसे रहते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। क्या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मतलब,
ये ऐसे स्ट्रक्चर के, ठीक है। अब इन्होंने ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बोले भाई, लेकिन नेफ्रॉन ऐसा नहीं रहता। हम डिटेल में देखेंगे नेफ्रॉन की फिगर कैसी रहती है, क्या रहता है, ठीक है। सो किडनी में कितने, एक किडनी में कितने लाख नेफ्रॉन रहेंगे? 10 लाख नेफ्रॉन रहेंगे, मतलब 1 मिलियन नेफ्रॉन हमको देखने को मिलेंगे। उनका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? कॉम्प्लेक्स ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। उसके बाद इनको ही हम नेफ्रॉन बोलते हैं। और ये क्या है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। अब फंक्शनल मतलब जो काम करने वाली इकाई है उसको हम फंक्शनल बोलते हैं। अब स्ट्रक्चरल मतलब जो बनाने वाली इकाई है, जो किडनी को बनाने वाली इकाई है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल बोलते हैं। तो ये फंक्शनल यूनिट भी है और स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। किसके? किडनी के। किसके? किडनी के। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी कौन है? नेफ्रॉन है। कौन है? नेफ्रॉन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। उसके बाद तो नेफ्रॉन में कितने पार्ट रहते हैं? 2 पार्ट रहते हैं। कितने पार्ट रहते हैं? 2 पार्ट रहते हैं। कौन से? एक रहता है ग्लोमेरुलस। अब ये ग्लोमेरुलस क्या है वो भी हम अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम क्या देख रहे हैं? उसके पार्ट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? पार्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पर 2 पार्ट है इसके, एक है ग्लोमेरुलस और एक है रीनल ट्यूब्यूल। क्या है? रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखा दूंगा कैसा रहता, आपने देख लेना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ग्लोमेरुलस क्या रहता है। ग्लोमेरुलस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ग्लोमेरुलस की। काय की बात कर रहे हैं? ग्लोमेरुलस की। एक मिनट, हाँ मैं वीडियो देख लेता हूँ चल रहा है कि नहीं। हाँ चलो, अच्छे से आ रहा है वीडियो। तो ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस क्या है? अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज मतलब कैपिलरीज के टफ्ट, मतलब बहुत सारे कैपिलरीज यहाँ पर रहते हैं। फॉर्म बाय एफरेंट आर्टरियोल। कौन सा आर्टरियोल? एफरेंट आर्टरियोल। मतलब क्या? जो ग्लोमेरुलस है वो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, जिसमें एफरेंट आर्टरियोल है, जो क्या करता? रीनल आर्टरी को अंदर लाने का काम करता। किसके अंदर लाने का काम करता हो? नेफ्रॉन के अंदर लाने। किसके अंदर लाने का? नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है। अब अफरंट आर्टियोल मतलब आने वाला, इससे याद रख सकते तुम, ए से। अफरंट आने वाला है क्या? याद रख सकते हैं, बिल्कुल याद रख सकते हैं। अफरंट आर्टिकल आने वाला, किसके अंदर आने वाला? नेफ्रॉन के अंदर आने वाला। किसके अंदर आने वाला? नेफ्रॉन के अंदर आने वाला। कौन आता है उसमें? रीनल आर्टरीज आते। कौन आते हैं? रीनल आर्टरीज, ठीक है। अब रीनल आर्टरी मतलब जहां पर भी ए आता वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता। क्या था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी जहां पर भी है वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आएगा, और जहां पर भी वेन है वहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर जाएगा हार्ट की तरफ, ठीक है। समझ में आया ये हमने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में बहुत अच्छे से देख लिया है। उसके बाद ब्लड फॉर्म ग्लोमेरुलस कैरिड आउट थ्रू इफरेंट आर्टरियोल। अब इफरेंट आर्टरियोल ई से याद रखना है आपको, एग्जिट, एग्जिट याद रखे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? रीनल वेन रहती है। यहाँ पर क्या रहती है? रीनल वेन। मतलब ब्लड यहाँ से बाहर जाने का काम कौन कर, ब्लड को बाहर ले जाने का काम कौन करती है? इफरंट आर्टरियोल करती है, जो रीनल वेन के फॉर्म में हमको देखने को मिलती है। उसके बाद रीनल ट्यूब्यूल बिगेन विथ डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर, बोमांस कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको? रीनल ट्यूब्यूल जो रहती वो कहाँ से शुरू होती? कहाँ से शुरू होती वो? डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर से। मतलब ऐसा कप लाइक स्ट्रक्चर रहता, आपको मैं डायग्राम में बता दूंगा। तो कप लाइक स्ट्रक्चर रहता, वो कप लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता? वोमांस कैप्सूल रहती जो इनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस। मतलब ये क्या करती? ग्लोमेरुलस को इनक्लोज करती, मतलब डबल वॉल से इसको इनक्लोज करती, मतलब डबल वॉल से इसको बनाती है, ठीक है। समझ में आया इतना? ठीक है, ये नोट कर लो आप, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले हुए हैं उसको हाईलाइट कर लो, और फिर बाद में मैं ये मिटा देता हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो हमने इसके पहले वीडियो में, ये चौथा वीडियो है हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन के। हमने तीसरे वीडियो में नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ली, मतलब उसके बेसिक्स पढ़े। और अब यहाँ पर हम नेफ्रॉन को डिटेल में और इसके अंदर तक जाकर पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है। सो हम देखते हैं क्या क्या है। ग्लोमेरुलस प्लस वोमेंस कैप्सूल इज इक्वल टू माल्पीजियन ट्यूब्यूल। अब ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि आप 10वीं में पढ़ते हो कि बोमांस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ये दोनों को मिला के जो चीज बनती है उसको हम माल्पीजियन ट्यूब्यूल या फिर रेनल कैप्सूल ऐसा बोलते हैं। क्या क्या बोला मैंने, एक बार आप रिवाइज करो कि ग्लोमेरुलस और बोमांस कैप्सूल, ये दोनों को मिला के जो चीज बनती है उसको हम माल्पीजियन ट्यूब्यूल या फिर रीनल कैप्सूल ऐसा
बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बोमान कैप्सूल, पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी मतलब डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर बाद में कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या है, बहुत ज्यादा नाम हो गया, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा, अब मैं धीरे धीरे सब करके आपको सब समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमारे यहाँ पे, बोमान्स कैप्सूल। ठीक है, बोमान कैप्सूल याद रहेगा, बोमान्स कैप्सूल याद रखो। सबसे पहला पार्ट है ये नेफ्रॉन का, ये पहला पार्ट है नेफ्रॉन का। ठीक है, पहला पार्ट है नेफ्रॉन का। ठीक है, उसके बाद पीसीटी प्रोक्सीमेटेड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आपको यहाँ पर नेफ्रॉन की डायग्राम में बना के बता दूंगा इन द सेंस यहाँ पर आपको दिख जाएगी, आपने देख लेना है वहां पर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या रहता। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या रहता, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एग्जैक्ट बोमान कैप्सूल के बाजू में रहता। और प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता, नजदीक। क्या होता, नजदीक। प्रॉक्सिमल का मतलब नजदीक और डिस्टल का मतलब दूर। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मतलब जो बोमान कैप्सूल के नजदीक है उसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऐसा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लूप ऑफ हेनले फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड के ट्यूब के बाजू में रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। मैं डायग्राम में आपको अच्छे से बता दूंगा। उसके बाद क्या है, डीसीटी। अब डीसीटी का मतलब क्या होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मतलब, डिस्टल का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस पे है जो। ठीक है, प्रॉक्सिमल का मतलब जो पास में है। ठीक है, जो पास में है। पीसीटी मतलब जो पास में है, और कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मतलब ऐसा उसको गोल गोल किया हुआ है। क्या किया हुआ है, गोल गोल किया हुआ है, उसको कन्वोल्यूटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वोल्यूटेड। मतलब प्रॉक्सिमेटेड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मतलब ऐसी ट्यूब्यूल जो पास में है, कन्वोल्यूटेड है, और ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर की है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, उसके बाद लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले किसके बाद है, पीसीटी के बाद। पीसीटी क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद क्या है, लूप ऑफ हेनले है। उसके बाद क्या है, डीसीटी। डीसीटी मतलब जो डिस्टेंस पे है, कन्वोल्यूटेड है, और ट्यूब्यूल लाइक है, उसको क्या बोलेंगे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और सबसे आखिरी में क्या आता, कलेक्टिंग डक्ट। उसका नाम ही बोल रहा है हमको, कलेक्टिंग मतलब जमा करना, और डक्ट मतलब डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट मतलब जो यूरिन को कलेक्ट करती है, उसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिंग डक्ट। तो ये होगा हमारा नेफ्रॉन के पूरे पार्ट। सबसे पहले क्या आएगा, बोमान कैप्सूल, जो कैसा रहता, गोल रहता और टफ्ट लाइक स्ट्रक्चर रहता, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद क्या आएगा, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के बाद क्या आएगा, डीसीटी। डीसीटी मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद क्या आएगा, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, समझ में आ गया, गुड। उसके बाद अब लूप ऑफ हेनले सबके बारे में तो देख लिया हमने, सबके स्ट्रक्चर भी देख लिए। उसके बाद लूप ऑफ हेनले कैसा रहता, तो ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर का रहता है। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर मतलब जो ऐसी रहती नहीं, क्या देखो, हेयर पिन मतलब क्या, जो बालों को लगाते हैं हम, पिन जो लड़कियां बालों को लगाती है ना, वो ऐसा दिखता है, देखो ऐसी पिन लाइक स्ट्रक्चर रहता, उसको हम क्या बोलते हैं, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर के जैसा दिखता है हमको। कौन दिखता है, लूप ऑफ हेनले। उसके बाद ये कैसा रहता, नेक्स्ट टू पीसीटी। मैंने बोला था आपको कि पीसीटी के बाजू में क्या रहेगा, लूप ऑफ हेनले रहेगा। तो लूप ऑफ हेनले उसके बाजू में रहता है। इसमें दो लीम रहते या फिर दो पार्ट रहते। क्या रहता, दो लीम रहेंगे या फिर दो पार्ट रहेंगे। एक मिनट, मैं वीडियो देख लेता हूँ चल रहेगा। हाँ चल, ठीक है। तो इसको कितने लिम्ब रहते हैं, यहाँ पर हमको दो लिम्ब देखने को मिलेंगे, एक असेंडिंग लिम्ब और एक डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, असेंडिंग लिम्ब कैसा रहता, जो ऊपर चढ़ने वाला है, और डिसेंडिंग मतलब जो नीचे आने वाला है। डिसेंडिंग मतलब नीचे आने वाला होता, आपने पढ़ा होगा ना, डिसेंडिंग मतलब नीचे आने वाला, असेंडिंग मतलब ऊपर जाने वाला। असेंडिंग ऑर्डर से लगाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर से लगाओ नंबर्स को, पहले दूसरे में पढ़ते हैं हम वो लोग। ठीक है, तो असेंडिंग मतलब ऊपर, असेंडिंग ए से याद रखो, ऊपर जाने वाला, और डिसेंडिंग मतलब डिक्रीज, नीचे आने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से एकदम। तो डिसेंडिंग लीफ और असेंडिंग लीफ हमने हमको लूप ऑफ हेनले में देखने को मिलता है। आपको फिगर यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद टू लीफ देख लिया हमने, असेंडिंग और डिसेंडिंग। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट क्या है, कलेक्टिंग डक्ट क्या है, इट्स अ स्ट्रेट ट्यूब। स्ट्रेट ट्यूब रहती, कैसी ट्यूब रहती, स्ट्रेट मतलब ऐसे ट्यूब रहती। ठीक है, और डक्ट ऑफ मेनी नेफ्रॉन किडनी, डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन किडनी ओपन इनटू इट। मतलब जो डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, वो क्या क्या करते, इसके अंदर खुल जाते। किसके अंदर खुल जाते, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर खुल जाते। अब डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर खुल गया मतलब यूरिन जो है वो क्या हो गई, इसमें कलेक्ट हो गई। किसमें कलेक्ट हो गई, डीसीटी में कलेक्ट हो गई, सॉरी कलेक्टिंग डक्ट में
कलेक्ट हो गई, किसके जरिए, डीसीटी के जरिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, कलेक्टिंग डक्ट देखिए हमने। उसके बाद मालपीजियन ट्यूब्यूल। मालपीजियन ट्यूब्यूल जो है मतलब ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल से मिलकर जो बनी हुई है, वो दोनों को मिलकर जो बनी हुई है वो मालपीजियन ट्यूब्यूल है। पीसीटी मतलब, आप बोलो क्या होता है पीसीटी का मतलब, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डीसीटी का मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल जो पास में है और कन्वोल्यूटेड है और ट्यूब्यूल के जैसी है, उसको हम क्या बोलते हैं, पीसीटी। डीसीटी मतलब जो दूर है, कन्वोल्यूटेड है और ट्यूब्यूल के जैसी है, उसको क्या बोलते हैं हम, डीसीटी। उसके बाद सिचुएटेड इन कॉर्टिकल रीजन। कॉर्टिकल रीजन देखा, मैंने पहले बताया था आपको कॉर्टिकल क्या होता है और मेडुला क्या होता है। तो कॉर्टिकल का मतलब क्या होता है, ये नहीं आता अपने को, चलो ठीक, ये ट्रिक से नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अपने को मेडुला तो समझ में आ रहा है ना। मेडुला मतलब मिडल, मिडल मतलब अंदर वाला है। तो ये अंदर का रीजन है और ये बाहर का रीजन है, यहाँ से हम ऐसा समझ सकते हैं। ये मैंने ट्रिक बताया था आपको पिछले वीडियो में, आई थिंक वीडियो नंबर 1 में, पार्ट नंबर 1 में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के, तो वहां से जाके आपको देख लेना है। तो पीसीटी प्लस डीसीसी सिचुएटेड इन कॉर्टिकल रीजन, मतलब जो मालपीजियन ट्यूब्यूल है, पीसीटी है और डीसीटी है, ये कहाँ पर रहेंगे, बाहर के रीजन में रहेंगे। बाहर के रीजन में नेफ्रॉन में हमको देखने को मिलेंगे। वेयर लूप ऑफ एनले, जो लूप ऑफ एनले है वो कहाँ पर देखने को मिलता है हमको, मेडुला रीजन में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है, मेडुला रीजन, मतलब मिडल के रीजन में नेफ्रॉन के हमको ये देखने को मिलता है। इतना समझ में आ गया, जो जो इम्पोर्टेंट बोला हुआ है। इसमें से नीड में कुछ भी पूछ सकते हैं, सभी इम्पोर्टेंट है, जितना भी पढ़ाया है वो सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें स्पेसिफाई नहीं कर सकता मैं, क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा वाइटल चैप्टर्स है, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी तो इम्पोर्टेंट रहना मांगता ही है इनको, ठीक है। तो यहाँ पर आप इतना नोट कर लीजिए, और जो नहीं समझ में आया वो आप मेरे को कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप ये नोट कर लो, मैं फिर मिटा देता हूँ। इसके आगे का हम देखते हैं अब क्या है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन, अब यहाँ पर कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या है और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या है, वो हमको यहाँ पर देखना है। तो दो टाइप के नेफ्रॉन हमको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। कितने टाइप के, दो टाइप के नेफ्रॉन यहाँ पर भी हमको देखने को मिलेंगे। एक कौन से, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन है और एक जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। तो अब ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या रहते हैं, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन लूप ऑफ एनले इसमें बहुत शॉर्ट रहता है। कैसा रहता है, लूप ऑफ एनले इसमें शॉर्ट रहता है। लूप ऑफ एनले क्या है वो मैंने बता, अब आपने इसके पहले ही पढ़ चुका है कि लूप ऑफ एनले क्या है। हेयर लाइक पिन, हेयर के पिन के जैसा स्ट्रक्चर रहता है। असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले हमको देखने को मिलता है। असेंडिंग मतलब ऊपर चढ़ने वाला और डिसेंडिंग मतलब नीचे आने वाला, ठीक है। तो लूप ऑफ एनले इज टू शॉर्ट, कैसा रहता है यहाँ पर, लूप ऑफ एनले कैसा रहता है, टू शॉर्ट, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो यहाँ पर लूप ऑफ एनले कैसा रहेगा, टू शॉर्ट रहेगा, और एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, मतलब जो मेडुला है, मेडुला क्या है, पढ़ा है मेडुला क्या है, तो मेडुला मतलब जो मिडल पार्ट है, जो सेंटर का पार्ट है, जो अंदर का पार्ट है, उसमें वो बहुत कम जाया हुआ रहेगा, मतलब बहुत कम रहेगा, लेकिन रहेगा लेकिन बहुत कम रहेगा। इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिए, कॉर्टिकल नेफ्रॉन नाम दिए। कॉर्टिकल नेफ्रॉन मतलब जो कॉर्टेक्स में ज्यादा है और मेडुला में कम है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया हमने, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दूसरे का नाम क्या है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी क्या नाम आया, मेडुलरी है, मतलब लूप ऑफ एनले इज वेरी लॉन्ग, रन डीप इनटू द मेडुला, मतलब ये मेडुला के बहुत अंदर तक जाएगा, इसीलिए हमने इसको नाम क्या दिया, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। हमको कॉर्टिकल नेफ्रॉन किडनी में ज्यादा देखने को मिलते हैं और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हमको किडनी में कम देखने को मिलते हैं। समझ में आया, सम ऑफ नेफ्रॉन्स, मतलब यहाँ पर से हमको एनसीईआरटी की ये लाइन समझ में आती है। उसके बाद पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या है, इट्स अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क। कैसा कैपिलरी नेटवर्क है, फाइन कैपिलरी नेटवर्क है, ठीक है, अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल के आसपास। अराइज फ्रॉम इफ्रंट आर्ट्रियोल, कहां से अराइज होते हैं, इफ्रंट आर्ट्रियोल। अब इफ्रंट आर्ट्रियोल क्या है वो हमने फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर में बहुत अच्छे से देख लिया है। उसके बाद ऑफ ग्लोमेरुलस, अ माइन्यूट वेसल्स ऑफ दिस नेटवर्क रन पैरेलल टू हेनलेस लूप फॉर्मिंग यू शेप्ड वासा रेक्टा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझाना जरूरी है। तो मैं ये समझा हुआ, एक बार मैं देख लेता हूँ, दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, चलो ठीक है। तो अराउंड द रीनल ट्यूब, मतलब रीनल ट्यूब के
आसपास हमको क्या देखने को मिलेगा, एक अराइज फ्रॉम इफ्रंट आर्ट्रियोल ऑफ ग्लोमेरुलस, मतलब रीनल ट्यूब के आसपास हमको इफ्रंट आर्ट्रियोल जाते हुए दिखेगी। क्या दिखेगी? इफ्रंट आर्ट्रियोल जाते हुए दिखेगी। उसके बाद ये ग्लोमेरुलस को भी इनक्लोज करेगी। ठीक है। अ माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन पैरेलल टू हेनलेस लूप, मतलब ये हेनलेस लूप है। देखो यहाँ पर ये है हेनलेस लूप। ठीक है, आपको दो पेन से समझाता हूँ। दिख रहा है क्या इनको? कैमरा छोटा है ना अपना, इसलिए मैं वो करता हूँ। तो ये लूप ऑफ हेनले है। क्या है? लूप ऑफ हेनले। तो जो एक वेसल्स रहेंगी, रिनल ट्यूब्स रहेंगी, वो कैसे जाएंगे? इसके पैरेलल जाएंगे। कैसे जाएंगे? पैरेलल जाएंगे, ऐसे जाएंगे। ठीक है। तो ये ब्लड वेसल से, क्या है? ब्लड वेसल। और ये क्या है? लूप ऑफ हेनले। क्या है? लूप ऑफ हेनले। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है? वासा रेक्टा अपसेंड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, मतलब जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन रहते हैं, जो छोटे नेफ्रॉन रहते हैं, जो मेडुला में बहुत कम जाए हुए रहते हैं, उसमें हमको वासा रेक्टा देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब वासा रेक्टा हमको कहां पर देखने को मिलेगा? सिर्फ जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट 2026 25 सॉरी, नीट 2025 एक क्वेश्चन यहाँ से आना तैयार। ठीक, समझ में आए? तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना आप दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच। तो हमने क्या क्या देख लिया? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर देख लिए वेरियस एनिमल्स के। उसके बाद क्या देखा? बेसिक्स देख लिया। उसके बाद नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर देखा। उसके बाद नेफ्रॉन का डिटेल में स्ट्रक्चर देखा। और आज यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं? यूरिन फॉर्मेशन, मतलब यूरिन फॉर्म कैसे होती है, वो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे होंगे या फिर पहले लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आप वो पहले लेक्चर देख के आओ। और अगर वो पहले लेक्चर आते होंगे आपको सिर्फ यूरिन फॉर्मेशन देखने का होगा तो यहाँ पर आप वो भी देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं यूरिन फॉर्मेशन से। तो यूरिन फॉर्मेशन क्या रहती वो हम देख लेते हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन मतलब यूरिन का बनना। यूरिन का बनना मतलब जो यूरिन रहती है अपनी बॉडी में, जो हमको वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट, उसको अब हमको बाहर निकालना है। और उसको किसके फॉर्म में निकालना है? यूरिन के फॉर्म में निकालना है। यूरिन के फॉर्म में मतलब जो अपन मिक्टूरेट करते बाहर निकालते बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो यूरिन, जो हम दिन में से लगभग 4 या 5 बार करते हैं, उसके फॉर्म में हम वो वेस्ट प्रोडक्ट नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकालते हैं। तो अब हम वो कैसा बनता है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन में 3 मेन प्रोसेसेस रहते हैं। कितने प्रोसेसेस रहते हैं? 3 मेन प्रोसेसेस रहते हैं। पहला क्या रहता है? देखो उधर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या रहता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रहता है। दूसरा क्या रहता है? रीएब्जॉर्प्शन रहता है। क्या रहता है? रीएब्जॉर्प्शन। और तीसरा क्या रहता है? सिक्रीशन रहता है। क्या रहता है? सिक्रीशन। तो ऐसे 3 पार्ट्स में, 3 प्रोसेसेस में यूरिन फॉर्म होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या रहता वो यहाँ पर हम देख लेंगे। मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। मैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं उसको। ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट स्टेप जो रहती वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ही रहती। तो फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज ब्लड फिल्ट्रेशन। क्या? ब्लड फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का ही दूसरा नाम क्या है? ब्लड को फिल्ट्रेशन करना, मतलब ब्लड का फिल्ट्रेशन करना, मतलब जो ब्लड है, जो खून है अपना, जो बॉडी में रहता है 5.5 लीटर के आसपास, तो वो खून को हमको क्या करना है? सबसे पहले यूरिन फॉर्मेशन में फिल्ट्रेट करना है। क्या करना है? फिल्ट्रेट करना है। और उसको फिल्ट्रेट कौन करेगा? उसको फिल्ट्रेट करने का काम करता ग्लोमेरुलस। कौन करता? ग्लोमेरुलस। कौन करता? ग्लोमेरुलस। अब ये ग्लोमेरुलस क्या है हमने पिछले वीडियो में देखे थे। इट इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द किडनी। ठीक है। और ये कहां पर रहता? स्टार्टिंग में रहता नेफ्रॉन के। और किससे? एक कैप्सूल से बना हुआ रहता। और वो कैप्सूल और ये मिलके क्या बनता? एक बोमांस कैप्सूल बनता, जिसको हम ग्लोमेरुलस भी बोल सकते हैं। इसमें 2 आर्ट्रियल्स रहता है। एक आफ्रंट आर्ट्रियल मतलब आने वाला आर्ट्रियल, और एक इफ्रंट आर्ट्रियल मतलब बाहर जाने वाला आर्ट्रियल। वो पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से देखा था। तो यहाँ पर क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। अप्रोक्स 1100 से लेके 1200, मतलब
1100 से लेके 1200 ml मतलब 1 लीटर के आसपास पकड़ सकते हैं आप। और ब्लड इज फिल्ट्रेटेड इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना 1100 से लेके 1200 तक क्या होता ब्लड फिल्ट्रेट होता 1 मिनट में। कहां पर? ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस कहां पर है? किडनी में है। किडनी में कहां पर है? नेफ्रॉन में है। नेफ्रॉन में कहां पर है? स्टार्टिंग के पार्ट में नेफ्रॉन में ये रहता है। कहां से ब्लड कहां से आता है? एफरेंट आर्टरियोल से। कहां से आता है? एफरेंट आर्टरियोल से। और यहाँ पर वो फिल्ट्रेट होता है। फिर उसके बाद 1/5 ऑफ द ब्लड पंप बाय द वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, मतलब जब हार्ट रहता है अपना, जो हार्ट में वेंट्रिकल्स रहते हैं जो ब्लड को पंप करते हैं, जो पंपिंग का काम करते हैं, तो 1.5 मतलब 1 मिनट में ब्लड कितना 5 लीटर या फिर 5.5 लीटर ब्लड को पंप करता है। तो यहाँ पर 1.5% ब्लड 1 मिनट में हमारी किडनी फिल्ट्रेट कर देती है। समझ में आया? उसके बाद यहाँ पर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज रहती। क्या रहती? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज रहती। उसका काम क्या है? ब्लड फिल्टर थ्रू 3 लेयर, मतलब जो ग्लोमेरुलर के पास की कैपिलरीज रहती उसमें ब्लड फिल्टर होता। कैसा ब्लड फिल्टर होता वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले रहता है एंडोथेलियम। मैं डायग्राम यहाँ पर आपको लगा के बता दूंगा एंडोथेलियम कैसा रहता है, एपिथेलियम कैसा रहता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसा रहता है। ठीक है, सो यहाँ पर 3 लेयर से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा, मतलब ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। मतलब यहाँ पर पहली स्टेप होंगी हमारी कौन सी? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या फिर ब्लड फिल्ट्रेशन। हमारी जो पहली स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन में, वो कहां पर होंगे? ग्लोमेरुलस में होंगे। और ग्लोमेरुलस में ये 3 लेयर में, एक बीच में की 2 और नीचे की 3, ऐसे 3 लेयर रहेगी और वहां से ब्लड फिल्टर होगा। कैसे फिल्टर होगा वो हम यहाँ पर देखते हैं अभी। तो फिल्टर कैसे होगा? सबसे पहले इंडोथेलियम में जाएगा ब्लड। कहां पर जाएगा? इंडोथेलियम में। इंडोथेलियम मतलब इंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर वेसल, मतलब जो ग्लोमेरुलर वेसल्स रहेंगे उसके इंडोथेलियम में ये क्या होगा? ब्लड जो रहेगा वो क्या होगा? फिल्टर होगा। फिर उसके बाद इपिथेलियम। इपिथेलियम मतलब ऊपर का लेयर। कहाँ का लेयर? ऊपर का लेयर किसका? बोमांस कैप्सूल का। मैंने बोला था बोमांस कैप्सूल क्या रहती? एक टर्व कैप्सूल रहती जो इसके आजू बाजू रहती। किसके आजू बाजू रहती? अपने ग्लोमेरुलस के आजू बाजू रहती। वहां से भी ये क्या होगा? फिल्टर होगा। कौन फिल्टर होगा? एपिथेलियम से भी फिल्टर होगा, एंडोथेलियम से भी फिल्टर होगा। और बेसमेंट मेम्ब्रेन मतलब देखो अभी मैंने बोला तुमको, एक रहती इंडोथेलियम। इंडोथेलियम मतलब सबसे नीचे वाला, ठीक है। और ये जो बीच वाला गैप छूटा हुआ है इसको हम बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि ये दोनों के बीच में। और उसके ऊपर का लेयर जो है वो क्या है? इपिथेलियम है। क्या है? इपिथेलियम। ऐसे 3 लेयर से अपना ब्लड पास होगा और फिल्टर होगा। समझ में आया? सो नीचे बीच में बिटवीन दिस 2 लेयर्स, मतलब ये दोनों के बीच में रहेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। मैं आपको डायग्राम में यहाँ पर बता दूंगा फोटो लगा के। उसके बाद है पोडोसाइट्स। अब ये पोडोसाइट्स क्या है? ये इपिथेलियल सेल ऑफ बोमान कैप्सूल में प्रेजेंट रहते हैं। अब ये देखा था हमने, ये ऊपर का लेयर कौन सा है? आप ही बोलो मेरे को। इपिथेलियम है। क्या है? इपिथेलियम। उसके बाद बीच में का लेयर कौन सा है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और सबसे नीचे का क्या है? इंडोथेलियम। तो जो इपिथेलियम है उसमें एक सेल्स रहेंगे, एक सेल का अरेंजमेंट रहेगा और उसमें छोटा छोटा गैप रहेगा। वो सेल्स को हम क्या बोलेंगे? पोडोसाइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोडोसाइट्स। क्या बोलेंगे? पोडोसाइट्स। ठीक है, इसमें ये बोमांस कैप्सूल में रहेंगे। ये अरेंज रहेंगे इन अ मैनर, मतलब एक मैनर में अरेंज रहेंगे, जो मैनर में छोटा छोटा पोर्स रहेंगे, छोटे छोटे गैप रहेंगे और ये फिल्ट्रेशन स्लीट के जैसा काम करेंगे। आप ये पूरा लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ, फिर इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। लिख लो ये आप। सो यहाँ पर हमने पोडोसाइट्स का इंपॉर्टेंस देख लिए। तो देखो अब यहाँ पर उससे आगे हम देखते हैं क्या क्या होता है। तो ब्लड इज फिल्टरेड थ्रू दिस स्लिट वेरी फाइनली, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वो पोडोसाइट्स है उसके अंदर जो वो इपिथेलियम था सबसे ऊपर का लेयर, उसमें पोडोसाइट्स थे अपने, और वो पोडोसाइट्स बहुत छोटे छोटे वहां पर गैप थे और वो गैप से ब्लड निकलता है। सो बहुत फाइनली मतलब बहुत प्रीशियसली, बहुत ही एकदम मतलब क्या बोल सकते हैं, एकदम ध्यान से, एकदम बारीकी से वो फिल्ट्रेशन होता है। और उस फिल्ट्रेशन बारीकी से होने की वजह से उसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऐसा बोलते हैं। उसके बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है? तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मतलब GFR, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी पर मिनट, मतलब एक किडनी 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेशन कर रही है उसको हम GFR ऐसा बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट
रेट ऐसा हम उसको बोल सकते हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा GFR। तो वो कितना है 125 ml पर मिनट, मतलब 125 ml पर मिनट वो फिल्टर कर देती है किडनी अपना 1 मिनट में। ठीक है, सो एक दिन में अगर हमने मल्टीप्लाई करें 125 को 24 इंटू 60 से, 1 घंटे में 60 मिनट रहते, तो टोटल मिला के 125 को हमने 60 इंटू 24 करें तो ये 180 लीटर आता है। आपने कर लेना है ये मैथमेटिक्स। तो एक दिन में हमारी किडनी 180 लीटर फिल्ट्रेशन कर देती है, 180 लीटर का फिल्ट्रेट कर देती है। GFR एक दिन का हमारा 180 लीटर है। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे इज 180 पर लीटर। ये एनसीईआरटी की लाइन है, आपको याद ही करना है। यूरिन रिलीज्ड इज ओनली 1.5%। अब यहाँ पर हम रीएब्जॉर्प्शन, अब इतना हम यूरिनेट करते हैं क्या? आप ही बोलो मेरे को, क्या 180 लीटर दिन का हम यूरिनेट कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं होता ना, मतलब हम 180 लीटर से ज्यादा हमको पानी पीना पड़ेगा और दिन रात हमको यूरिनेट करना पड़ेगा, मिक्टूरेट करना पड़ेगा। वैसा जमेगा क्या? बिल्कुल नहीं जमेगा। इसीलिए यहाँ पर सेकंड स्टेप जो रहती रीयूनियन फॉर्मेशन की, वो क्या रहती? रीएब्जॉर्प्शन, जो कि बहुत ज्यादा वाइटल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड स्टेप कौन सी है अपनी? सेकंड स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन। 1 मिनट देते क्या मेरे को? पानी पी लेता हूँ। सो हमारी सेकंड स्टेप कौन सी है? रीएब्जॉर्प्शन। कौन सी है? रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता? जो ये फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेट होके निकला है जो वाटर 180 लीटर, उसको हमको क्या करना है? रीएब्जॉर्ब करना है। सो ये रीएब्जॉर्ब हमारा, हम दिन में से 180 लीटर हम फिल्ट्रेट तो कर देते हैं, लेकिन उतना के उतना बाहर छोड़ देते हैं क्या? नहीं, उसमें से भी हम रीएब्जॉर्ब कर लेते, और फिर उसमें से जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है 1.5 लीटर के आसपास, वो हम मिक्टूरेट कर देते, मतलब बाहर छोड़ देते। 99% जो वाटर रहता है वो फिल्ट्रेट होता। क्या होता? 99% जो GFR है निकला हुआ है 180 लीटर, वो हम फिल्ट्रेट करके उसको रीएब्जॉर्ब कर देते हैं। और ये काम कौन करता है? रीनल ट्यूब्यूल्स। अब रीनल ट्यूब्यूल कौन कौन से है? PCT हो गया, DCT हो गया, और लूप ऑफ एनले हो गया। ये सब हमको काम में आते हैं। क्या काम में आते हैं? हमको फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब करने के ये काम में आते हैं। सबसे ज्यादा लूप ऑफ एनले काम में आता है। ठीक है, समझ में आया इतना? गुड। उसके बाद ये रीएब्जॉर्प्शन 3 प्रकार से हो सकता है, 3 टाइप से हो सकता है। सबसे पहले है एक्टिव मैकेनिज्म। अब ये एक्टिव मैकेनिज्म क्या है? एक्टिव मैकेनिज्म का मतलब ऐसा मैकेनिज्म जिसमें हमको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, एटीपी खर्च करना पड़ेगा, उसको हम एक्टिव मैकेनिज्म ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद पैसिव मैकेनिज्म। पैसिव मैकेनिज्म मतलब जिसमें हमको एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिस एटीपी का यूज हमको नहीं करना पड़ता है, उसको हम पैसिव मैकेनिज्म ऐसा भी बोल सकते हैं। C6H12O6 एमिनो एसिड और Na+ और ATC लिख दो यहाँ पर, ये एक्टिव मैकेनिज्म से रीएब्सॉर्ब होते हैं। कैसे होते हैं ये? एक्टिव मैकेनिज्म से, मतलब यहाँ पर ग्लूकोज को, एमिनो एसिड को और Na+ को, Na+ मतलब सोडियम को, हमको यहाँ पर एटीपी खर्च करके एनर्जी देके उनको रीएब्सॉर्ब करना पड़ता है। वेयरएज नाइट्रोजनियस वेस्ट, जो नाइट्रोजनियस वेस्ट रहते हैं जैसे अमोनिया हो गया और यूरिक एसिड हो गया, और इनको हमको पैसिव मैकेनिज्म से हम इनको ये करते हैं। क्या करते हैं? पैसिव मैकेनिज्म से हम इनको रीएब्सॉर्ब करते हैं, और इनको एनर्जी हमको बिल्कुल नहीं लगती है, एटीपी खर्च करने की जरूरत हमको यहाँ पर नहीं है। एटीपी का मतलब क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इट इज अ करेंसी इन अ ह्यूमन बॉडी। मतलब करेंसी मतलब ये पैसे के समान काम करती है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, उसके बाद रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर कैसे होता है? पैसिवली होता है। पैसिवली मतलब यहाँ पर भी हमको एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है, और इन इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन, मतलब इनिशियल सेगमेंट में ही, मतलब पहले पीसीटी हो गया और लूप ऑफ एनले हो गया, यहीं पर जो वाटर है वो क्या हो जाता है? रीएब्सॉर्ब हो जाता है विदाउट एटीपी खर्च किए हुए। तो यूरिन फॉर्मेशन में हमने 2 चीजें देख ली है। पहली कौन सी है? पहला हमारा है
अपना फिल्ट्रेशन और दूसरा क्या है रीएब्जॉर्प्शन। तो फिल्ट्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन हमने देख लिया। अब तीसरा टॉपिक हमारा बचता है सिक्रेशन, तो वो हम इसके अगले वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे, और अगर वीडियो इंफॉर्मेशन में वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सो टोटली हमने अभी तक 5 या 6 लेक्चर डाल दिए यूट्यूब पे। ये हमारा 6वां या 7वां लेक्चर होगा, मेरे को सीरीज याद नहीं है। अगर वो वीडियोस नहीं देखे होंगे आपने तो पहले वो वीडियोस देख के आओ, और अगर आपको पहले से वो आते होंगे और सिक्रेशन आपको समझना होगा तो फिर ये वीडियो आप आखिरी तक देखो। सिक्रेशन एकदम आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा यूरिन फॉर्मेशन में। तो स्टार्ट करते हैं हम सिक्रेशन से। अब सिक्रेशन का मतलब क्या है कि जो यूरिन फॉर्मेशन हो रही है अपनी, जो यूरिन फॉर्म हो रही है, जो यूरिन बन रही है, वो कैसे बन रही है वो हमको यहाँ पर देखना है। तो यूरिन फॉर्मेशन में सिक्रेशन कैसा होता है वो हमको देखना है। तो 3 मेन चीजें रहती है सिक्रेशन यूरिन फॉर्मेशन में। पहली है फिल्ट्रेशन या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसको हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। रीएब्जॉर्प्शन, उसको भी हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से देख लिया है। अभी तीसरा क्या है सिक्रेशन है। तो सिक्रेशन को हम ये वीडियो में अच्छे से समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सिक्रेशन से। तो सिक्रेशन का दूसरा नाम क्या है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ पर ट्यूब्स क्या करती सिक्रेट करती। कौन सी ट्यूब, पीसीटी होगी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी होगी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और लूप ऑफ हेनले हो गया। क्या हो गया लूप ऑफ हेनले। ये कुछ सिक्रेट करती है और ये सिक्रेशन की वजह से रीएब्जॉर्प्शन होता है और दूसरे फंक्शंस इसके कैरी आउट होते हैं। तो वो हम यहाँ पर देखेंगे कि सिक्रेशन यूरिन फॉर्मेशन में क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ट्यूबुलर सिक्रेशन इज इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। क्या बोला है कि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन में। क्यों इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ये हेल्प करता मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक एंड एसिड बैलेंस ऑफ द बॉडी। आयोनिक बैलेंस मतलब जो आयंस रहते हैं अपने बॉडी में, Na+ होगा, Ca2+ होगा, फिर K+ हो गया, फिर पोटेशियम हो गया, वेरियस तरीके के जो आयंस है बॉडी में उनको ये क्या करता है मेंटेन करता है। और जो एसिड्स है बॉडी में और जो बेस है उनको भी ये मेंटेन या फिर बैलेंस करने का काम हमारे बॉडी में करता है। फ्लूइड्स ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन मतलब ये क्या करता है, फ्लूइड को भी बैलेंस में करने का काम करता है। ट्यूबुलर cell secrete substances like H+, K+ and ammonia into the filtrate. Very very important, नोट कर लो ये, ठीक है। तो क्या बोलना है इनका, ट्यूबुलर सिक्रेशन में H+ आयन और K+ आयन और अमोनिया सिक्रेट होता है जो फिल्ट्रेशन हुआ है उसमें, ठीक है। कौन सा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन हमने देख लिया है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो हुआ उसमें ये क्या करता, ये क्या काम करता कि इसमें H+ आयन, K+ आयन और अमोनिया फिल्ट्रेट में डालता, और वो फिल्ट्रेट में डालने के बाद यहां पर हमको क्या मिलता कि वो सिक्रेट होता, और वो सिक्रेट होने के बाद फिल्ट्रेट में चला जाता, और वो क्या करता आयोनिक बैलेंस करता, मेंटेनेंस करता काय का, एसिड और बेस का, और आयोनिक बैलेंस करता, और किसका बैलेंस करता, फ्लूइड्स, वेरियस फ्लूइड्स का भी बैलेंस करने का काम करता है ये सिक्रेशन, ठीक है। उसके बाद हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का यहाँ पर काम देखेंगे कि सिक्रेशन में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का काम क्या है। अब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि जब हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर देख रहे थे तब। अगर आपको नहीं पता होगा तो वो वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सो पीसीटी क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब जो पास में है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि जो पास में है, और कन्वोल्यूटेड है, कन्वोल्यूटेड मतलब बहुत ज्यादा गोल गोल है, ऐसी मतलब बहुत ज्यादा गोल गोल है, उसको हम क्या बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पर एक और बार आपको बता दूंगा, ठीक है। लाइंड बाय सिंपल कॉबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम। नीट 2025 में ये क्वेश्चन आएगा ही, लिख के ले लो। नीट 2025 में ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि पीसीटी जो रहती, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रहती, उसमें कौन सा हमको टिश्यू देखने को मिलता, तो सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये यहाँ पर क्यों अरेंज किया गया हुआ है, ताकि ये सरफेस एरिया बढ़ाए, क्या बढ़ाए, सरफेस एरिया बढ़ाए।
और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन बहुत अच्छे तरीके से होगा। इसीलिए यहाँ पर सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम यहाँ पर रहता है। ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीसीटी में क्या होता है कि 70 से लेके 80% इलेक्ट्रोलाइट और 70 से 80% तक के वाटर यहाँ पर रीअब्सॉर्ब हो जाता है। और क्या होता है, ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट भी यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट रहते हैं हमारे, जैसे कि विटामिन हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन हो गए, ये न्यूट्रिएंट है। तो ये न्यूट्रिएंट भी यहाँ पर पीसीटी में ऑल मतलब सबके सभी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और किस वजह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ताकि यहाँ पर सिक्रेशन हो रहा है उस वजह से ये यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कहां पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। और यहाँ पर कौन सा इपिथेलियम रहता, तो यहाँ पर सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम हमको देखने को मिलता है, ताकि सरफेस एरिया यहाँ पर बढ़ जाए इसीलिए। उसके बाद हेल्प टू मेंटेन द पीएच। अब यहाँ पर पीएच भी मेंटेन करने का काम पीसीटी करती है, प्रॉक्सिमेटेड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और क्या करती है, आयोनिक बैलेंस ऑफ बॉडी भी यहाँ पर वो कंट्रोल करने का काम करती है। समझ में आ रहा है ना, गुड। तो ये यहाँ पर पीएच भी मेंटेन करती है, आयोनिक बैलेंस ऑफ बॉडी भी मेंटेन करने का काम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल करती है। यहाँ पर क्या सीक्रेट होता, देखो H+ आयन सीक्रेट होता, अमोनिया सीक्रेट होता और पोटेशियम आयन सीक्रेट होता। क्यों, और यहाँ पर HCO3 माइनस मतलब कार्बोनेट आयन भी यहाँ पर क्या होते हैं, रीअब्सॉर्ब होने का काम करते हैं। ये सब कहां पर होता है, ये सब होता है हमारा पीसीटी में। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ये यहाँ पर सब होता है। इसके बाद हम लूप ऑफ हेनले, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। इतना मिटा दिया जाए, आपको समझ में आ गया, ठीक है, गुड। नोट्स बनाओ प्रॉपरली। आई एम श्योर तुम बहुत आगे तक जाओगे। श्योरिटी से बोल सकता मैं कि अगर नोट्स बनाओगे ना तो आप बहुत आगे तक जाओगे, सच में। नोट्स बनाओ, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स कर रहा हूँ ना वहीं से क्वेश्चन आएगा, आपको देख लेना आप बाद में। नीट के पेपर के दिन याद आएगा आपको, सर ने बोला था यहाँ से क्वेश्चन आएगा और आ गया, देखो। ठीक है, यहाँ पर हमने ये मिटा दिया, ठीक है। अब लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले में क्या होता है वो यहाँ पर देखेंगे हम। हमने पीसीटी देख लिया, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, लूप ऑफ हेनले। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो आ रहा है क्या। हाँ तो रहा है, लेकिन थोड़ा ब्लर हो रहा है ना। एक मिनट। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, लूप ऑफ हेनले। वो दिख नहीं रहा था इसलिए मैं थोड़ा उसको और नीचे कर देता हूँ। तो लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो लूप ऑफ हेनले ऐसा रहता है, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये तो मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ा दिया है बहुत अच्छे से, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। ये तो आप मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बता दिया था। तो यहां पर क्या होता है कि ये वाटर जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसके बारे में याद रखो। वाटर के लिए परमिएबल रहता है और इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल रहता। क्या रहता, इम्परमिएबल, ठीक है। समझ में आया, इतना समझ में आया, ओके। यहां पर इसका उल्टा है, वाटर के लिए इम्परमिएबल और इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल, ठीक है। इतना समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, गुड। अब आप ही बोलो मेरे को, जब वाटर के लिए यहां पर ये परमिएबल है मतलब वाटर इसके बाहर जाएगा, क्या होगा, वाटर
असेंडिंग डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाहर जाएगा। परमिएबल है मतलब वो वाटर को बाहर जाने दे रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट को बाहर बिल्कुल नहीं जाने दे रहा है। समझ में आया? तो ये वाटर को बाहर जाने देगा, सही है क्या नहीं? ये वाटर को क्या करने देगा? बाहर जाने देगा। समझ में आया क्या? क्योंकि ये वाटर के लिए परमिएबल है। परमिएबल है मतलब ये वाटर को बाहर जाने दे रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये इम्परमिएबल है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट को ये बाहर नहीं जाने देने वाला। तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब H+ आयन, K+ आयन। तो इसका मतलब यहां पर जो यूरिन प्रोड्यूस होंगी वो कॉन्सेंट्रेटेड होगी क्या? अब ये कॉन्सेंट्रेटेड क्या है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा हमने कि जब वाटर कम हो जाता तब वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता, और जब वाटर ज्यादा हो जाता कोई सॉल्यूशन में तो वो डाइल्यूट हो जाता। ये तो आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो जब वाटर ये बाहर जाने दे रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट को अंदर ही रहने दे रहा है। समझ में आया? वाटर को बाहर जाने दे रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट को बाहर नहीं जाने दे रहा, इसीलिए ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हो जाएगी। यहां पर कहां पर? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। समझ में आया इतना? उसके बाद ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है और इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाहर जाएगा। क्या जाएगा? बाहर जाएगा। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाहर जाएगा। कौन? इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन वाटर जाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब यहां पर क्या होगा कि यूरिन का डाइल्यूशन होगा। क्या होगा? यूरिन का डाइल्यूशन होगा। डाइल्यूशन ऑफ यूरिन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ यूरिन। समझ में आया इतना? ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं, तब तक के लिए आप ये लिख लो। और ये आपको नहीं समझ में आया होगा तो बार बार ये वीडियो देखो, मैं श्योर हूं कि आपको ये समझ में आ जाएगा बार बार देखने के बाद। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, नीट में यहाँ पर क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा प्रोबेबल है, और नीट में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। सो यहाँ पर हम अब डीसीटी के बारे में अच्छे से देखेंगे कि डीसीटी क्या रहती है। तो डीसीटी क्या है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मतलब ये कहां पर रहेगी? दूर रहेगी और ग्लोमेरुलस से। और कहां पर रहती है? लूप ऑफ हेनले के एग्जैक्ट बाजू में, या फिर एग्जैक्ट असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसके थोड़ा बाजू में ये यहाँ पर सिचुएटेड रहती है। तो ये क्या काम करती है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। अगर पीसीटी और लूप ऑफ हेनले ने टोटल एब्जॉर्प्शन नहीं किया होगा तो ये रीअब्जॉर्प्शन करती है कंडीशनली, अगर वो दोनों नहीं कर पाए तब। ठीक है, और इसका काम क्या है? ये क्या कंडीशनली रीअब्जॉर्ब करती? Na+, मतलब क्या होता है Na+? सोडियम और वाटर। ये क्या करती? रीअब्जॉर्ब करने का काम करती है। और कभी कभी ये HCO3 मतलब कार्बोनेट भी रीअब्जॉर्ब करने का काम करती है। उसके बाद सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन, मतलब ये कभी कभी हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन भी सेलेक्टिवली सिक्रेट करने का काम करती है। उसके बाद NH3 मतलब ये एक अपना क्या बोलते हैं इसको, NH3 मेंटेन करती है, और Na+ पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड, ये ब्लड को भी बैलेंस करती है। सोडियम पोटेशियम बैलेंस भी ये बॉडी में करने का काम करती है। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ पर हम लास्ट पॉइंट पे आ गए हमारे, जो कि है कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट क्या है? एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मिडुला ऑफ किडनी। मतलब कॉर्टेक्स मतलब मैंने पहले ही बता दिया है, कॉर्टेक्स मतलब जो ऊपर रहता, अपर लेयर रहती, और मेडुला मतलब जो सेंटर में रहता। तो ये एक्सटेंड मतलब कॉर्टेक्स से तो मेडुला तक किडनी के अंदर रहती है। उसके बाद प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने का इसका काम रहता है। अलो पैसेज टू स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, मतलब जो थोड़ा बहुत यूरिया बचा, थोड़े से यूरिया को ये वापस बॉडी में भेजने का काम करती है। क्यों वापस भेजती है? ताकि जो थोड़ा सा यूरिया है जो बाहर आ रहा है, मतलब जो बाहर कलेक्टिंग डक्ट ने भेजा है, वो ऑस्मो रेगुलेटरी और पीएच और आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने का काम यहाँ पर हमको करते हुए दिखाई देता है। उसके बाद मैमल हैव एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट द यूरिन। मैमल्स जो रहते हैं, मैमल्स मतलब मैंने पहले भी बताया था आपको कि मैमल्स का मतलब होता है जो बच्चों को दूध पिलाते हैं और बच्चों को डायरेक्टली डिलीवरी करके एक्सपेल आउट करते हैं, उनको हम मैमल बोलते हैं। तो जो मैमल्स रहते हैं वो क्या कर सकते हैं? कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं उनके यूरिन को। इसीलिए किस वजह से कर सकते हैं? बिकॉज उनके किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर हेनलेस लूप प्रेजेंट रहता, इसीलिए वो कॉन्सेंट्रेट यूरिन को कर सकते हैं। और हेनलेस लूप अगर रहेगा तो वहां पर वासा रिक्ता भी हमको देखने को मिलेगा। वासा रिक्ता
जनरली कौन से नेफ्रॉन में देखने को मिलता है? जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन रहते हैं वहां पर हमको वासा रेक्टा देखने को मिलता है। प्ले अ वाइटल रोल इन दिस मैकेनिज्म, मतलब कॉन्सेंट्रेट करने के मैकेनिज्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? हेनलेस लूप है और वासा रेक्टा है। उसके बाद ह्यूमन किडनी कॉन्सेंट्रेट यूरिन नियरली 4 टाइम्स, मतलब जो ह्यूमन किडनी है वो 4 टाइम्स इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। हाँ, तो जो ह्यूमन किडनी है वो नियरली 4 टाइम्स हमारे यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर सकती है। यहाँ पर हमारा यूरिन फॉर्मेशन खत्म होता है। इसके बाद हम रेगुलेशन ऑफ यूरिन और किडनी या फिर नेफ्रॉन का रेगुलेशन कैसा होता, इसके मदद से, किसके मदद से? ब्रेन की मदद से, सीएनएस और पीएनएस की मदद से, वो हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? रीनल रेगुलेशन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? रीनल रेगुलेशन। इसके पहले हमने क्या क्या देख लिया? इसके पहले हमने नेफ्रॉन देख लिया, फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स देख लिए, फिर बेसिक्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देख लिए, फिर वेरियस ऑर्गन देख लिए हमने कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कौन से ये करते हैं, अपने क्या बोलते हैं उसको, कैसे एक्सक्रीट करते हैं उनका प्रोडक्ट। और फिर उसके बाद में क्या देखा हमने? उसके बाद फिर हमने देखा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन। उसके बाद नेफ्रॉन में यूरिन फॉर्मेशन कैसी होती है वो देखा। इसके पिछले वीडियो में यूरिन फॉर्मेशन के बारे में डिटेल में पढ़ाई की। पीसीटी क्या रहता है, डीसीटी क्या रहता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या रहता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या रहता है, वो सब हमने अच्छे से पढ़ा। कहाँ पर क्या होता है, कैसा होता है, वो सब हमने बहुत अच्छे से देखा है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं रीनल रेगुलेशन से। तो रीनल रेगुलेशन क्या है कि रेगुलेट कैसे होता है, क्या होता है, ऐसा होता है, रेगुलेट कैसे होता है? रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, मतलब यूरिन फॉर्मेशन रेगुलेट कैसे होता, यहाँ पर हमको ये देखना है। तो क्या बताया गया है, देख लेते हैं हम। रेगुलेशन बाय हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म, मतलब हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म से क्या होता है? रीनल रेगुलेशन होता है। रीनल रेगुलेशन मतलब जो यूरिन फॉर्मेशन है उसका रेगुलेशन एक हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म से होता है। किससे होता है? हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म से होता है। ठीक है। उसके बाद ऑस्मो रिसेप्टर। अब ये ऑस्मो रिसेप्टर क्या है? ऑस्मो रिसेप्टर एक रिसेप्टर है जो यहाँ पर काम करते हैं, जो रेगुलेशन को एक मेंटेनेंस करते हैं, उसका मेंटेन करते हैं, और वहां पर वो काम करने की इकाई है। ऑस्मो रिसेप्टर एक रिसेप्टर रहते हैं हमारी बॉडी में, जो कि वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी बॉडी फ्लूइड्स वॉल्यूम एंड आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन, इस पर वो हमारे काम करते हैं। रिसेप्टर मतलब कोई भी चीज को जिसकी इंफॉर्मेशन लेके आना और फिर बाद में किसी चीज को भेजना, उस चीज को हम रिसेप्ट करना, इसको हम रिसेप्टर बोलते हैं, जो बॉडी में हमारे रहते हैं। तो ऑस्मो रिसेप्टर भी हमारी बॉडी में रहते हैं, और वो क्या काम करते हैं? उनका काम क्या है? सिंपल है कि जो वॉल्यूम है बॉडी का और बॉडी फ्लूइड्स का जो वॉल्यूम है, और जो आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन है, आयोनिक मतलब जो बेस, एसिड बेस वगैरह वगैरह, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है, उनको अगर एक्सेसिव लॉस हुआ, क्या हुआ? एक्सेसिव लॉस हुआ। एक्सेसिव लॉस मतलब यूरिन में एक्सेसिव लॉस होने लगा ये फ्लूइड का, तो ये रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं और मैसेज देते हैं किसको? हाइपोथैलेमस को। किसको मैसेज देते हैं? हाइपोथैलेमस को। अब हाइपोथैलेमस कहाँ पर है? ब्रेन में है। तो उसको जाकर ये मैसेज देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए हाइपोथैलेमस में मैसेज जाता है, और एडीएच मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन दिख रहा है। तो ये जो हार्मोन है वो वहां पर एडीएच के जरिए एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सिक्रीट होता है, और वो कहां पर जाता है? नेफ्रॉन में जाता है, और वहां पर जाकर वो पीसीटी और डीसीटी पे काम करता है। और वो काम करने के बाद पीसीटी और डीसीटी क्या करते हैं? उसको, जो एक्सेसिव लॉस हो रहा है फ्लूइड्स का, आयोनिक बॉडी, आयोनिक बैलेंस का, आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन का, और तो और किसका, और साथ ही साथ में हमारे बॉडी फ्लूइड्स का जो एक्सेसिव लॉस हो रहा है यूरिन के जरिए, वहां से ये क्या करते हैं? वो मटेरियल को रीएब्सॉर्ब करते हैं, वो आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन को रीएब्सॉर्ब करते हैं, वो बॉडी वॉल्यूम को रीएब्सॉर्ब करते हैं, वो ये सब चीजों को रीएब्सॉर्ब करते हैं। उसके बाद ये वासोप्रेसिन, जिसका नाम एडीएच भी है, ये दोनों नाम उसी के हैं, एडीएच भी और वासोप्रेशन भी, ये दोनों नाम किसके हैं?
एंटी डायूरेटिक हार्मोन के हैं। तो ये रिलीज होता कहाँ से, न्यूरो हाइपोफाइसिस से। न्यूरो हाइपोफाइसिस का है ये, इट इज अ पार्ट प्रेजेंट इन आवर ब्रेन इन अ हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट रहता और वहां से न्यूरोफाइसिस से ये एडीएच और वासोप्रेशन हार्मोन क्या होता, रिलीज होता। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एडीएच क्या करेगा, एज आई सेड इन माय प्रीवियस दैट इट विल रीअब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम पीसीटी एंड डीसीटी। मतलब ये क्या करेगा, वाटर को, अब ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, एंटी मतलब उसके अपोजिट, डाई मतलब डायूरेटिक हार्मोन मतलब जो पानी का लॉस हो रहा है उसको ये क्या करेगा, हमारा पीसीटी और डीसीटी में एब्सॉर्ब करने का काम करेगा। और एडीएच प्रिवेंट डायूरेसिस, अब ये डायूरेसिस प्रिवेंट करेगा, मतलब जो बॉडी है उसमें ये क्या प्रिवेंट करेगा, हमारा बॉडी के अंदर ये डायूरेसिस प्रिवेंट करेगा। मतलब जो यूरिन है, यूरिन में से वाटर ज्यादा निकल रहा है उसको प्रिवेंट करने का ये यहाँ पर काम करेगा। क्या करेगा, उसको प्रिवेंट करने का ये यहाँ पर काम करेगा। उसके बाद एडीएच क्या है, एक कॉन्स्ट्रिक्टर है। क्या है, कॉन्स्ट्रिक्टर। कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब समझो ये है, देखो बर्नौलीज थ्योरम बोलता है हमको, कोई भी चीज को अगर हम दबाएंगे, जैसे नली है, अगर नली को हमने दबा दिया तो जो सामने वाला पानी रहेगा ना उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। आपने देखना कभी, नली चल रही है हमारी और वो नली, अगर हमने वो नली को क्या किया, वो नली को दबा दिया तो प्रेशर क्या हो जाता, बढ़ जाता। तो एडीएच भी क्या है, एक वासो कंस्ट्रिक्टर है। वासो कंस्ट्रिक्टर मतलब जो ब्लड वेसल्स को दबा रहा है, और उस दबाने की वजह से जो पानी है वो क्या हो रहा है, स्पीड से, यानी पानी का मतलब ब्लड, जो ब्लड है वो स्पीड से बाहर निकल रहा है, इसीलिए ये एक वासो कंस्ट्रिक्टर है। अब वो क्या करेगा, पानी भी देखो जैसा स्पीड में जाता है वैसे ही ब्लड भी क्या होगा, फिर स्पीड में बहने लगेगा। इफेक्ट कॉज बीपी इंक्रीज, मतलब ब्लड प्रेशर भी यहाँ पर हमारा इंक्रीज होगा, किसकी वजह से, एडीएच की वजह से। ठीक है, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ऑटोमेटिकली जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में कहाँ पर पढ़ाया हुआ है, इसमें यूरिन फॉर्मेशन में डिटेल में ये हमने पढ़ाया हुआ है। उसके बाद फॉल इन जीएफआर। अब जीएफआर क्या हो गया, फॉल हो गया। फॉल हो गया मतलब गिर गया, नीचे हो गया, मतलब वो कम हो गया 125 से, या 120 या फिर 110 ऐसा, और उससे नीचे आ गया जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर और नीचे आ गया तो फिर क्या होगा, एक्टिवेट जीजे सेल। जीजे सेल मतलब जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, क्या होगा, एक्टिवेट जीजे सेल, मतलब जो जीजे सेल है वो यहाँ पर एक्टिवेट होगा। और वो जैसे ही एक्टिवेट हुआ तो वो क्या करेगा, रेनिन को रिलीज करेगा। किसको रिलीज करेगा, रेनिन को। और जैसे ही वो रेनिन को रिलीज करेगा तो फिर रेनिन क्या करेगा, जो एंजियोटेंसिनोजन है कहाँ पर, किडनी में, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने का काम ये यहाँ पर करेगा। ये भी क्या है, एक हार्मोन है। तो एंजियोटेंसिनोजन 1 एंजियोटेंसिनोजन 2 को एक्टिवेट करेगा। और ये क्या है, एक पावरफुल वासोकंस्ट्रिक्टर है। अब तुम ही बोलो मेरे को, पावरफुल वासोकंस्ट्रिक्टर है मतलब अगर हमने कोई चीज को दबा दिया तो उसका प्रेशर क्या होगा, जैसा ब्लड वेसल को हमने दबा दिया तो फिर ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और उस बढ़ने की वजह से क्या होगा, उस बढ़ने की वजह से जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगा। अगर आपको जीएफआर नहीं मालूम होगा तो मेरे पिछले वीडियो में आप जीएफआर देख लो क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन में फिल्ट्रेशन के पार्ट में आपको जीएफआर बहुत अच्छे से मैंने वहां पर समझाया हुआ है। इतना समझ में आ गया कि कैसे रेगुलेट होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रास सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रास, रेनिन एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 सिस्टम, इसको हम रास बोलते हैं। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट 2025 नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, मिटा दिया जाए फिर इसको। ठीक है, लिख लो आप, नोट कर लो ये। सो यहाँ पर हम अब स्टार्ट करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ मिक्टुरेशन। प्रोसेस ऑफ मिक्टुरेशन मतलब क्या होता, कि जो यूरिन फॉर्म हुई है हमारी, उसको हमको क्या करना है, बॉडी को, बॉडी से बाहर निकालना है। क्या करना है, बॉडी से हमको एक्सपेल आउट करना है, मतलब बाहर निकाल देना है विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा। मतलब हम जब यूरिन हमारे पेट में जमा हो गई, मतलब यूरिनरी ब्लैडर में, पेट बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। तो यूरिन क्या हो गई, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जमा हो गई, बहुत ज्यादा हो गई है, फुल हो गई है। अब हमको क्या करना है, उसको एक्सपेल करना है, मतलब बाहर निकाल देना है। क्या करना है, बाहर निकाल देना है बॉडी के विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा, मतलब यूरेथ्रा के हिसाब से हमको उसको बॉडी के बाहर निकाल देना है। तो कैसे निकालेंगे हम, देखते हैं हम अब क्या क्या होता है। तो यूरिन फॉर्म मतलब यूरिन का फॉर्मेशन हो गया है। कितने स्टेप रहते हैं यूरिन फॉर्मेशन में, 3 मेन स्टेप रहते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है।
फिल्ट्रेशन रहता है सबसे पहले, GFR बोलते हैं उसको, सॉरी ग्लोमेरुलर GF बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं GF मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। उसके बाद क्या रहता है, दूसरे नंबर पे क्या आता है, रीएब्जॉर्प्शन आता है, और तीसरे नंबर पे सिक्रेशन आता है। तो यहाँ पर यूरिन तो फॉर्म हो गई हमारी, उसके बाद वो क्या हुई, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो गई। क्या हो गई, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो गई। अब वो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में किसके हेल्प से जाएगी, यूरेटर के हेल्प से जाएगी। किसके हेल्प से जाएगी, यूरेटर के हेल्प से। ठीक है, सो किडनी से चली गई, अब ये कहां पर चली गई, यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो गया, क्या हो गया, फुल हो गया, फील्ड हो गया विद द यूरिन, मतलब यूरिन से, मतलब आपके पेशाब से वो क्या हो गया, फुल हो गया। अब स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, मतलब यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच करेगा, क्योंकि वो एक स्ट्रेचिंग ऑर्गन है, तो वो स्ट्रेच करना चालू करेगा। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेच रिसेप्टर सेंड सिग्नल टू सीएनएस। अब जो वहां पर स्ट्रेच रिसेप्टर है, कौन है, स्ट्रेच रिसेप्टर जो प्रेजेंट है वहां पर, वो क्या करेंगे, वो सिग्नल भेजेंगे किसको, सीएनएस को। सीएनएस क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये कैसे सिग्नल भेजेंगे, वॉलेंटरी सिग्नल भेजेंगे, और हमको सीएनएस को पता चलेगा, मतलब हमको याद आता ना यार, हमको यूरिन करना है, मतलब हमको मिक्टूरेट करना है, हमको बाहर जाना है पेशाब को, हमको वॉशरूम को जाना है, ये याद आता हमको। तो वो क्या होता था कि जो यूरिनरी ब्लैडर है आपका, वो क्या करता है, सीएनएस को सिग्नल भेजता है, किसके हेल्प से, स्ट्रेच रिसेप्टर के हेल्प से। और फिर अपने ब्रेन को पता चलता है कि यार अब हमारा जो पेट है, मतलब जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो पूरा भर गया है, अब हमको वॉशरूम में जाके उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये वॉलेंटरी सिग्नल रहते। फिर क्या होता है उसके बाद, CNS passes on motor message to initiate the contraction। मतलब अब तुम चले गए हो, कहाँ पर चले गए हो, वॉशरूम में चले गए हो, और वॉशरूम में अब फिर क्या बोलेंगे तुम कि मैं आ गया हूँ भाई वॉशरूम में, किसको बोलेंगे, ब्रेन को। और वो ब्रेन को बोलने के बाद वो क्या, ब्रेन क्या करेगा, फिर मोटर न्यूरॉन इनिशिएट करेगा, मतलब मोटर न्यूरॉन को मैसेज देगा कि भाई ये बंदा आ गया है यहाँ पर मिक्टूरेट करने, यूरिनेट करने, या फिर वॉशरूम में आ गया है, चलो अभी तुम मोटर न्यूरॉन एक काम करो, तुम सिग्नल भेजो और कॉन्ट्रैक्ट करो स्मूथ मसल को यूरिनरी ब्लैडर के। और यूरिनरी ब्लैडर को जब वो मैसेज जाता, तब फिर यूरेथ्रल स्पिंटर रहते वहां पर, क्या रहते, यूरेथ्रल स्पिंटर। यूरेथ्रल स्पिंटर मतलब जो स्प्रिंटर रहते यूरिनरी ब्लैडर में, वो क्या बोलते, चलो अभी कॉन्ट्रैक्ट करो और रिलैक्सेशन करो। और वो रिलैक्सेशन होने के बाद क्या होता, फिर रिलीज ऑफ यूरिन होता। रिलीज ऑफ यूरिन होना मतलब फिर जो यूरिन है आपका वो बाहर निकलता, और उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्टूरेशन रिफ्लेक्स ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्टूरेशन रिफ्लेक्स। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। ओके, उसके बाद ये अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट, जो अडल्ट ह्यूमन है, अब ये डाटा है वो याद रखो आप, 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे, मतलब 1 to 1.5 लीटर यूरिन हम डेली का एक अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट करता है दिन में। ठीक है, आपको पता होगा। पीएच 6 रहता है इसका, कितना रहता है, 6 रहता है। कितना रहता है, 6, मतलब ये स्लाइटली एसिडिक है। कैसा है, ये स्लाइटली एसिडिक है। ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीटेड पर डे, मतलब एक एवरेज के हिसाब से हमारे 25 से 30 ग्राम एक्सक्रीट होता है। क्या एक्सक्रीट होता है, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं हम दिन में से 25 से 30 ग्राम। ओके, समझ में आया तब। तो एक और चीज, आप डिहाइड्रेशन का मैं बोल देना चाहता हूँ आपको कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिया करो, ताकि जो यूरिया है उसको निकलने में आसानी हो और बॉडी में ज्यादा कम ना पड़े। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो आज हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का लास्ट वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने क्या क्या देख लिया, कि हमने देखा कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कैसे होते। उसके बाद हमने क्या देखा, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट आते वो देखा। फिर उसके बाद नेफ्रॉन देखा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद क्या देखा हमने, कि नेफ्रॉन के पूरा फंक्शन अच्छे से देखा। उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन देखा। उसके बाद मिक्टूरेशन रिफ्लेक्स देखा। और आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, सबसे लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं कि रेदर देन किडनी कौन से ऐसे वो है, ऐसे ऑर्गन्स है या फिर ऐसे ग्लैंड्स है जो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में पार्ट लेते हैं। वो इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और उसके साथ ही साथ में क्लिनिकल एनाटॉमी या फिर डिसीजेस रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा लेक्चर, कि क्या बोला गया है। देखो, किडनी लंग्स, क्या बोला हुआ है, किडनी लंग्स लिवर एंड स्किन, क्या क्या,
किडनी, लंग्स, लिवर और स्किन। किडनी के बारे में तो डिटेल में हमने देख लिया है, लेकिन लंग्स हो गई, लिवर हो गई, स्किन हो गई, ऑल्सो हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। मतलब ये भी क्या करते हैं, मदद करते हैं हमको एलिमिनेशन में एक्सक्रीटरी वेस्ट के, ये भी हमको मदद करते हैं। अवर लंग्स, अब यहाँ पर लंग्स के बारे में बात की गई है। अवर लंग्स CO2 एक्सक्रीट CO2, क्या करते हैं, अवर लंग एक्सक्रीट CO2 200 ml पर मिनट। मतलब एक मिनट में हमारी लंग्स कितना CO2 बाहर फेंकती है, 200 ml पर मिनट में हम CO2 बाहर फेंक देते हैं। रिमूव वाटर ऑल्सो, मतलब ये जो लंग्स रहती है उसके जरिए वाटर भी हम लॉस कर देते हैं, मतलब जो वेस्ट वाटर रहता है वो भी हम बाहर छोड़ देते हैं, ऐसा इनका बोलना है। उसके बाद बात करते हैं ये लीवर की। अब ये लीवर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि नीट में बहुत बार इसका क्वेश्चन आया हुआ है। तो लीवर में क्या बोलना है इनका, लीवर क्या सिक्रेट करता, बिलीरुबिन, बाइलीवर्डिन, और ये सिक्रेट करता है, लीवर क्या करता है, ये सिक्रेट करता है। और इसके वजह से क्या होता, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग अल्टीमेटली पास आउट। मतलब ये जो चीजें हैं ये अल्टीमेटली बाहर चली जाती है, जो वेस्ट रहते हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा बॉडी में, तो वो लीवर क्या करता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के जरिए कोलेस्ट्रॉल को और हार्मोन्स को और विटामिन को और ड्रग्स को, ड्रग्स मतलब ड्रग्स वो वाले ड्रग्स मत समझो कि वो नशे वाले ड्रग नहीं, ड्रग का मतलब मेडिसिन होता है। क्या होता है, मेडिसिन, याद रखो, मेडिसिन होता है ड्रग का मतलब। ओके, सो जो मेडिसिन है वो बाहर करने का भी काम करता है। ठीक है, सो क्या क्या बाहर निकालता है अपना लीवर, कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है, सब हार्मोन्स को जो काम के नहीं है वो हार्मोन्स को बाहर निकालने का काम करता है, विटामिन को भी बाहर निकालने का काम करता है, और ड्रग्स, स्पेशली ड्रग्स मतलब मेडिसिन को भी बाहर निकालने का काम ये करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्या देखना है, उसके बाद स्वेट ग्लैंड। क्या है, स्वेट ग्लैंड। अब ये स्वेट ग्लैंड क्या रहती है आपको सबको मालूम है। स्वेट ग्लैंड मतलब ये स्किन में हर तरफ रहती है, जो पसीने को एलिमिनेट करती है। अपने हिंदी में बोला जाए तो वो पसीने को एलिमिनेट करती है। और पसीने में क्या रहता, एलिमिनेट NaCl। NaCl मतलब क्या होता, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है NaCl का मतलब, सोडियम क्लोराइड, ये बाहर निकालने का काम करती है। और उसमें स्मॉल अमाउंट पे यूरिया और लैक्टिक एसिड भी हमको देखने को मिलता है। अब आप बोलेंगे सर स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया और ये कैसे देखने को मिलेगा हमको, यूरिया और लैक्टिक एसिड। तो देखना आपने, जब भी पसीना बाहर निकलता है तो उसमें से किसी किसी के पसीने में से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आती है। वो गंदी बदबू क्यों आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड। अब पसीने में तो एक ओडर रहता है, एक स्मेल रहती है, वो स्मेल थोड़ी बदबू वाली रहती, गंदी रहती, वो स्मेल की वजह क्यों रहती, वो जस्ट बिकॉज ऑफ यूरिया और लैक्टिक एसिड। उसके बाद इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, स्वेट ग्लैंड का प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन है कूलिंग इफेक्ट का। काय का है, कूलिंग इफेक्ट का। और दूसरा काम क्या है, ऑल्सो हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट। मतलब ये रिमूवल ऑफ वेस्ट भी करता है, जैसे कि स्मॉल अमाउंट में यूरिया और लैक्टिक एसिड ये बाहर छोड़ रहा है, उसी तरह से ये क्या है अपना पहला प्राइमरी काम इसका, मतलब मेन काम क्या है इसका, मेन काम कूलिंग इफेक्ट है। और साथ ही साथ में इसका दूसरा काम क्या है, तो दूसरा काम इन्होंने बोले हुए हैं कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी बाहर करने के मदद हमको करता है। उसके बाद आती सिबाशियस ग्लैंड। अब सिबाशियस ग्लैंड अलग है और स्वेट ग्लैंड दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, समझ में आया। तो सिबाशियस ग्लैंड का काम क्या है, इट एलिमिनेट सब्सटेंसेस लाइक स्टेरॉइड एंड हाइड्रोकार्बन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये स्टेरॉइड और हाइड्रोकार्बन्स को क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। कौन बाहर निकालने का काम करता है, सिबेशियस ग्लैंड। दूसरा और काम क्या है, ये सीबम भी बाहर निकालता है। अब ये सीबम क्या रहता है, देखो मैं समझा देता आपको एकदम इजी लैंग्वेज में। सीबम मतलब जो अपना कान का वैक्स रहता है, देखो कान में अपन अगर काड़ी किया आपने और वो काड़ी करने के बाद अपन ने बाहर निकाला तो उस पे है ना ऐसा येलोइश कलर का अपने को कुछ दिखता है, दैट इज नथिंग बट अ सीबम। क्या है वो, सीबम। वैक्सेस से वो क्या करता है, वैक्सेस नाम की ग्लैंड रहती है, सिबाशियस ग्लैंड का टाइप है, वो वैक्सेस के जरिए वो वहां से सीबम सिक्रेट करती है। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद ये प्रोटेक्टिव
ऑयली कवरिंग भी देती स्किन को। देखो प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग मतलब क्या होता है कि आप कान में अगर वो कीड़ा रहेगा अपने पास एक, वो कीड़ा क्या करेगा, कान में घुस जाएगा, ठीक है। लेकिन सिबासियस ग्लैंड की वजह से, सीबम ग्लैंड की वजह से वो कीड़ा अपने कान के अंदर जा नहीं पाएगा। ये इसका फायदा है यहाँ पर, समझ में आया? ठीक है। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, ये मैं मिटा देता हूं, आप तब तक कॉपी कर लो। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम वेरियस डिसीजेस देखने वाले हैं, आप बने रहिएगा। इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे हम, तो ये लास्ट पार्ट में क्या क्या दिया हुआ है कि वेरियस डिसीजेस दिए हुए हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन को रिलेटेड, मतलब जो ह्यूमन बीइंग है उसमें, वेरियस ह्यूमन बीइंग में कौन से हमको डिसीजेस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में देखने को मिल सकते हैं अगर वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन उनकी सही नहीं रही तब। तो सबसे पहले देवा है यूरेमिया। अब यूरेमिया मतलब क्या होता, देखो तोड़ो इस शब्द को, यहां पर दिख रहा होगा आपको यूरेमिया। अब यूरेमिया क्या है, यूरिया, ठीक है, यूरे मतलब यूरिया, और एनीमिया, मिया मतलब क्या होता है, याद रखो जहां पर भी मिया टर्म आया लास्ट में वहां पर ब्लड से कुछ रिलेटेड रहेगा, ठीक है। सो ब्लड में क्या है, यूरिया है, तो इसको क्या बोल देंगे हम, यूरेमिया, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, वही बताया मैंने, यहाँ पर जो बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद इट इज हाईली हार्मफुल, ये क्या है, हाईली हार्मफुल है, क्या है ये, हाईली हार्मफुल है। हार्मफुल मतलब ये बहुत ज्यादा क्या है, ये दिक्कत देने वाली चीज है बहुत ज्यादा। इससे क्या हो सकता, किडनी भी हमारी फेल हो सकती, लीड टू किडनी फेलियर। और अगर किडनी फेल हो गई यूरेमिया की वजह से तो क्या होगा, फिर हमको ट्रीटमेंट में क्या करना पड़ेगा, हीमियो डायलिसिस करना पड़ेगा, होमोडायलिसिस, ठीक है। अब ये होमोडायलिसिस क्या है, ये हम डिटेल में अभी देखने वाले हैं। तो होमोडायलिसिस क्या है, मैं एकदम शॉर्ट में अच्छे से आपको समझा दूंगा। देखो आपके आसपास आपने भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनकी किडनी फेल हो गई है, अनफॉर्चुनेटली, बहुत सही नहीं लगता वो बोलना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी किडनी खराब हो गई है, और वो किडनी खराब होने की वजह से उनको डायलिसिस पे रखा हुआ है। आपने बहुत ज्यादा ये केसेस में सुना होगा। इसके बहुत सारे रीजन है, अब वो रीजन यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे हम, बट उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लाइक कि यूरेमिया हो जाना, या फिर बचपन से ही किडनी के डिसीजेस होना, मतलब जेनेटिकली, जैसे कि एक बीमारी है कि जिसमें जेनेटिकली किडनी ऑटोमेटिकली खराब होती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास भी बहुत सारे स्टोरियाज है, हमारे दूर के रिलेटिव है, उनके जो जेनेटिक वेरिएशन है ना, आपस में बहुत ज्यादा क्लोज शादियां करने की वजह से क्या हुआ कि उनके जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक म्यूटेशन वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, जेनेटिक अपना ये रहते नहीं क्या, सिमिलैरिटीज आ गई बहुत ज्यादा जीन्स में, ठीक है। रिसेसिव कैरेक्टर देखने को मिले, ये आपको मैं पढ़ा होगा अच्छे से, बट यहाँ पर सुन लो स्टोरी के तौर पे। तो रिसेसिव कैरेक्टर यहाँ पर हमको देखने को मिल गए, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, बहुत क्लोज वन में अपने शादियां कर दी थी, ठीक है। क्लोज वन में शादियां करने की वजह से उनकी जो ऑफस्प्रिंग है, इनके जो ये है, इनके जो जीन है और इनके जो जीन है वो आपस में रिसेसिवनेस से मिल गए, और वो रिसेसिवनेस से मिलने की वजह से बहुत वो हमारे रिलेटिव केस में क्या हुआ कि उनको किडनी की एक बीमारी हो गई, मतलब जेनेटिकली। वो जेनेटिक डिसीज में क्या होता कि आप अपनी जो किडनी रहती वो कुछ समय बाद, लाइक 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद वो ऑटोमेटिकली खराब हो जाती है, रीनल फेलियर हो जाता है, वहाँ पर क्या हो जाता है, रीनल फेलियर। और रीनल फेलियर हो जाता है तो फिर उनको होमोडायलिसिस करना पड़ता है। ये शॉर्ट स्टोरी मैंने ऐसे ही सुना दी आपको, अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो ऐसा छोटी छोटी कहानियां हैं, मैं सुनाता रहूँगा, कोशिश करूँगा सुनाने की बीच बीच में, ताकि आपको बोर ना हो। तो ठीक है, चलते हैं हम हमारे टॉपिक पे। सो यहाँ पर क्या हो जाता है, रीनल फेलियर हो जाता है, और ट्रीटमेंट करने के लिए हमको हीमोडायलिसिस करना पड़ता है, या फिर होमोडायलिसिस भी यहाँ पर हम बोल सकते हैं उसको, हीमोडायलिसिस या फिर होमोडायलिसिस यहाँ पर हमको करना पड़ता है। होमोडायलिसिस कैसे करते हैं कि यहाँ पर जो आर्टरी रहती है, अपनी यहाँ की आर्टरी रहती है, देखो एक, वो आर्टरी में से क्या करते हैं, हम ब्लड को निकालते हैं, क्या करते हैं, ब्लड को निकालते हैं। आर्टरी में कैसा ब्लड रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, लेकिन फिर भी हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही निकालते हैं, और वो ब्लड निकालने के बाद उसमें हम एंटीकोगुलेंट मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, एंटीकोगुलेंट मिलाते हैं। एंटीकोगुलेंट मतलब ब्लड क्लॉट ना हो, इसलिए हम उसको, बॉडी फ्लूइड में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है मैंने, प्लेटलेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में जाके देख लेना। तो
वो एंटीकोगुलेंट उसमें मिलाया जाता है, मतलब ब्लड कोगुलेट ना हो जाए इसलिए हम उसमें एंटीकोगुलेंट मिलाते हैं, जो कि हिपारिन है हमारा, क्या है, हिपारिन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हिपारिन मिलाने के बाद हम डायलिसिंग यूनिट, मतलब जो एक ह्यूमोडायलिसिस की मशीन रहती है, उस मशीन में हम ब्लड को डालते हैं और वो मशीन क्या करती है, यूरिया उसमें से निकाल लेती है। उसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोल सकते हैं। वो यूरिया उसमें से जैसे निकाल लिया उसने, तो उसके बाद क्या होता है, एंटीकोगुलेंट हिपारिन मिलाने के बाद वो डायलिसिंग यूनिट में डाल दिया हमने। अब डायलिसिंग यूनिट क्या है, इट्स नथिंग बट आर्टिफिशियल किडनी है। वो आर्टिफिशियल किडनी में हमने डाल दिया उसको, और वो आर्टिफिशियल किडनी में डालने के बाद क्या होता, फिर वो उसमें से यूरिया निकालती है और यूरिया सेपरेट करती है, और जो प्योर ब्लड है वो भी वो सेपरेट करने का काम करती है। और वो फिर सेपरेट करने के बाद फिर हम उसको क्या करते हैं, वापस से क्या करते हैं, ऐड फिर उसको प्योर ब्लड को हम वापस बॉडी में पंप कर देते हैं। ये है सिस्टम। अब वो डिटेल में नहीं जाना हमको, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी में उसकी डिटेलिंग नहीं दी गई हुई है। अगर डिटेलिंग होती तो मैं जरूर पढ़ाता आपको, लेकिन डिटेलिंग में जाकर उसका फायदा नहीं है। उसके बाद देखते हैं हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी एक टर्म होता है। मतलब किडनी ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है कि जो डोनर है और जो रेसिपिएंट है, डोनर मतलब देने वाला और रेसिपिएंट मतलब लेने वाला। ठीक है, डोनर मतलब देने वाला, डोनर रहता है एक, और एक रेसिपिएंट रहता है। ठीक है, डोनर मतलब देने वाला। तो ये बहुत ज्यादा क्लोज होने चाहिए। क्या होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए और मैच होने चाहिए। और सबसे ज्यादा किसका मैच करता है, ट्विंस का मैच करता है। ठीक है, और उसके बाद किसका मैच करता है, ब्रदर एंड सिस्टर का। ठीक है, और उसके बाद पेरेंट्स का मैच करता है। ठीक है, मतलब जितना क्लोजली रिलेटेड रहा उतना सही। ठीक है, तो हमको ये देखना पड़ता है मैच करके कि मैच करती है या फिर मैच नहीं करती। मतलब ये किडनी इस इंसान को सूटेबल है या फिर नहीं है। मतलब ये रेसिपिएंट और डोनर के बीच में जो किडनी ट्रांसप्लांट कर रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट मतलब मैं मेरी किडनी निकाल के किसी और को दे रहा हूँ, तो वो मैच करना चाहिए, तभी हम डोनर और रेसिपिएंट को हम ये किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, रीनल कैलकुली। अब रीनल कैलकुली मतलब रीनल कैलकुली इज नथिंग बट स्टोन ऑफ इनसॉल्युबल मास प्रेजेंट इन आवर किडनी। मतलब जो रीनल कैलकुली का मतलब जो स्टोन, पथरी बोलते हैं उसको हिंदी में। और तो रीनल कैलकुली मतलब जब स्टोन हो जाता है, इनसॉल्युबल स्टोन, मास का स्टोन, तब उसको वो स्टोन हमारे किडनी में हो जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं, रीनल कैलकुली बोलते हैं। उसके बाद क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मतलब क्या है इसका, ग्लोमेरुलस पे इन्फ्लामेशन आ जाना। अभी इन्फ्लामेशन जहां पर भी आया वहां पर आपको याद रखना है कि ये सूजन है। क्या है, सूजन है। सूजन मतलब जो मोटा मोटा हो जाता है वहां पर। ठीक है, तो ग्लोमेरुलो, यार मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा, ये देख लो आप स्पेलिंग। ठीक है, तो ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुली और किडनी। मतलब ग्लोमेरुलस पे इन्फ्लामेशन आ जाना, सूजन आ जाना, ये होता है। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पर हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।